बचपन से लेके कहाँ आप पले बड़े, क्या पढ़ाई की, कैसे पहुंचे? जस्ट मैं 14 या 15 साल का था तब मैंने ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। मेरे घर में कंप्यूटर आ चुका है। किसी टाइम पे फैमिली से वो चार लोगों से प्रेशर नहीं आया, नीट क्रैक नहीं करना, हो गया, फिर उसको छोड़ा, गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, फिर उसको छोड़ा, तो उसके लिए कभी कोई हंगामा नहीं हुआ? उस टाइम पे बस ये था कि तेरे को करना क्या है। अगर मैं या मेरा बेटा मोबाइल गेमिंग करता है तो उसके अंदर पूरा करियर बना सकता है। दैट इज व्हाट यू मीन टू से? इंडिया में आप ये मानो कि इतने गेमर्स हो चुके हैं जो अर्न भी कर रहे हैं। प्रॉपर बूट कैंप्स होते हैं। बूट कैंप मतलब यहाँ पे गेमिंग हाउस होता है। Which is the ideal age by when a kid should start into this? So this is one of the podcasts which I was looking forward since many months and finally I got this. क्योंकि पर्पज़ ये है करियर शो का कि करियर के बारे में अलग अलग चीज़ें पता चले। और आज पूरा जो हम डिस्कस करने वाले वो किसके बारे में करने वाले हैं? ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स शायद अपने में ना सादी भाषा में समझ में नहीं आए। मोबाइल गेमिंग की बात करेंगे, कैसे मोबाइल गेमिंग में करियर बन सकता है, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो। दैट इज़ रियली गोइंग टू बी अ फैसिनेटिंग टॉक। सो आई वेलकम आनंद जी on this show. थैंक यू। So first question, what was your basic background? बचपन से लेके कहाँ आप पले बड़े, क्या पढ़ाई की, कैसे पहुंचे? जस्ट मैं वैसे दिल्ली से हूँ। लाइक मेरा बर्थ सिटी दिल्ली था। दिल्ली में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करी। स्कूलिंग के बाद फिर मैं जस्ट आफ्टर 10th आई वाज नॉट इनटू कि मतलब मैं 11th-12th मैंने नहीं की। 10th के बाद ही मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी डिप्लोमा की। 3 years डिप्लोमा होता है। मैंने डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी करी। 3 years की डिप्लोमा थी जिसमें से 2 years मेरे को कॉलेज जाना था, 1 साल मेरे को किसी भी हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करनी थी। सो इट वाज 1 साल के लिए मेरे पास एक सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एक अपॉर्चुनिटी आई थी जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस करनी शुरू करी थी। फिर वहीं 1 साल मैंने बहुत सारे रिसर्च वर्क्स पे या फिर लेबोरेटरी से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत सारा काम किया। उसके बाद फिर एक पेरेंटल प्रेशर था कि नहीं मतलब इस बीच में मतलब आप ये मान के चलो जब मैं 14 या 15 साल का था तब मैंने ये टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया था। मेरे घर में कंप्यूटर आ चुका था। So you were into bio and you were exploring technology. एग्जैक्टली मेडिकल मतलब बायो ही हो गया ना? हाँ बिल्कुल। बायो से पहले मैं एग्जैक्टली उसमें था। मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी एक्सप्लोरेशन पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता था। मैं एक्चुअली मेरे लिए जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ करता था न्यू टेक्नोलॉजीज क्या आ रही है, क्या चल रही है। मैं अगर कभी ये सोचता था ना कि मैं करूँगा क्या, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाने वाला हूँ। Then how come you went into medical? ये एक्चुअली मेरे फादर ने बोला कि आपको एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। देखो मेडिकल में ये स्कोप है, वो स्कोप है। मतलब एक पीयर प्रेशर भी था, घर वालों का भी था कि यू शुड डू दिस। अब मेरे 10th क्लास में मार्क्स इतने अच्छे तो आए नहीं जिसकी वजह से मेरे को डायरेक्टली बायोलॉजी मिल जाए। तो मेरे पापा ने बोला देखो पढ़ना है तो पढ़, लेकिन डिप्लोमा कर ले मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, देखो 10+2 का इक्विवेलेंसी मिल जाएगी। फिर तो नीट में बैठ सकता है। नीट के एग्जाम्स देगा, फिर तो एलिजिबल होगा MBBS के लिए। मैंने बोला ओके डन, मैं कर सकता हूँ। फिर करा मैंने। 10th तक इतने अच्छे मार्क्स तो आए नहीं थे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा एग्जाम्स हुए। फर्स्ट सेमेस्टर में जो मेरे रिजल्ट्स आए वो देख के मेरे पापा बोलते तेरा मार्कशीट फेक है। मतलब इतना अच्छा रिजल्ट आ गया? हाँ मतलब फेक है, तो मेरे को पागल बना रहे हैं यहाँ पे। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकता। आगे पापा को जानते हैं 10वीं तक का क्या था, अचानक क्या हो गया? और मेरे पापा आज तक मतलब डे 1 पे सिर्फ एडमिशन के टाइम पे मेरे कॉलेज गए थे, ईयर 3rd की एंडिंग तक वो कभी मेरे को मतलब कभी भी उनकी रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी नहीं कि मेरे को कॉलेज बुलाना पड़े। And practically that is the right way. More indulgence is not good, but ठीक है, that's other thing, yeah. फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया। उस टाइम तक मेरे पापा ने कभी भी उसको वेरीफाई किया ही नहीं था। उन्होंने फिर सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम आया मेरे कॉलेज, मेरे को भी रिजल्ट्स पता नहीं थे। मेरे कॉलेज से फ़ोन आते हैं मेरे फादर को कि हरियाणा के CM आ रहे हैं और जो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, HSBD जो बोर्ड था, टेक्निकल बोर्ड था, वो टॉप 10 कैंडिडेट्स हैं, वो हमारे कॉलेज में आ रहे हैं सारे, जिसमें से आनंद जो है वो एक है और उसको भी कॉलेज में बुलाया। तो एक फ़ोटोग्राफ हमारे कॉलेज के प्रेसिडेंट और इन सब के साथ एक फ़ोटोग्राफ क्लिक करवानी है। तो मैंने बोला ठीक है करवा सकते हैं। मेरा क्या, मैं तो फ्री बैठा हूँ उस टाइम पे, हॉलीडेज चल रही होती है सेमेस्टर साइन के बाद। पापा ने बोला ये तू घूमने के लिए जा रहा है ना, तेरा क्या नाम है या फिर गेम खेलने के लिए जा रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोलनी शुरू करी कि उनको विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उनको धीरे धीरे हुआ कि हाँ, उन फैकल्टी को वापस फ़ोन किया, HOD को फ़ोन किया, उन्होंने वेरीफाई किया, बोला ठीक है जा। फिर वहाँ पे जब वो करके आया उसके बाद पापा ने बोला कि ठीक है तू पढ़ रहा है, अब एक काम कर नीट की तैयारी शुरू कर दे।
हाँ, कि वही टारगेट था। हाँ, वो टारगेट और था। अब तो बच्चे के रिजल्ट अच्छे आने लगे हाँ, तो अब उनको थोड़ी सी उम्मीद ज्यादा होने लगी। अभी उस टाइम तक तो ये सोच रहे थे कि ठीक मेरा है, एक बार बेटा डॉक्टर डिप्लोमा। बनेगा। हाँ, उसके बाद उन्होंने वो करना शुरू किया, नीट की तैयारी कर, ये कर, वो कर। सो मैंने शुरू कर दी। और एक्चुअल में मैंने 6 महीने तक नहीं करी थी मैं, फिर भी थोड़ा सा टाल ही रहा था। अपनी गर्लफ्रेंड तो इंजीनियर, वो टेक्नोलॉजी थी, टेक्नोलॉजी कहाँ था। बायो आ गया। और मेरा पूरा कॉलेज में, मेरा पूरे कॉलेज में जो फ्रेंड सर्कल था वो टेक्नोलॉजी के अराउंड था। मतलब मैंने कभी भी मेरे एक्चुअल बैचमेट्स जो थे या फिर मेरे सीनियर्स थे, वो तो मेरे कभी भी मतलब फ्रेंड सर्कल में आए नहीं। मेरे जो भी पूरा फ्रेंड सर्कल था, हम लोग का एक्चुअल में 14 लोगों का फ्रेंड सर्कल था। बहुत बहुत बिग ग्रुप। मैसिव था। या मॉर्निंग में हम लोग अपनी चाय पीने जाते थे। जैसे ही कॉलेज पहुंचते थे सारे के सारे, क्लासेस शुरू होने से पहले सबसे पहले चाय पीने जाते थे, चाय और समोसा। ये हमारा ठंड का तो रूटीन था। रेगुलर था। तो हम लोग कभी ऐसे 10 रुपए निकाल रहे, कोई 10 रुपए निकाल रहा है, कोई 5 रुपए निकाल रहा है, कोई 100 रुपए निकाल रहा है, इकट्ठे करके मतलब कर लिए। वो वो बहुत मस्ती अलग रहती है। हाँ, तो वो मजा आता था। एक्चुअल में ऐसी बात नहीं थी कि पैसे नहीं थे या नहीं थे, कुछ लोग जानबूझ के भी करते थे, ठीक है। मजा आता था। फिर हम लोग जब वो चाय का टाइम होता था ना, तब हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस करते थे। मतलब वो उस टाइम पे जो डिस्कशन का टाइम आता था ना, वो मॉर्निंग टाइम पे, जो कोई कॉफी पी रहा है, कोई चाय पी रहा है, उस टाइम पे जो पॉइंटर्स निकलते थे वो इतने इंटरेस्टिंग निकलते थे। मेरे को तो लगता था मैं क्यों पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, मेरे को इंजीनियरिंग में होना चाहिए था। लेकिन साथ साथ मैं प्रोग्रामिंग भी सीख रहा था, कर रहा था। बहुत मतलब इंटरमीडिएट लेवल पे मैं सीख चुका था और बहुत चीज़ों को एक्सप्लोर कर भी रहा था। और टेक्निकली बोलूँ, जस्ट बीच में मैं रोक के बोल रहा हूँ, बीइंग एजुकेशन बैकग्राउंड से हूँ, जो ओपन स्कूल एनवायरनमेंट जिसको हम कहते हैं, इवन सीबीएसई भी अलाउ करती है, वेर यू कैन एक्सप्लोर, मतलब इवन इकोनॉमिक्स एंड बायो यू कैन टेक टुगेदर। ये तो क्या है, पूरे सिस्टम ने बर्बाद कर रखा है कि कॉमर्स साइंस कर रखा है, भाई यू कैन टेक साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बायो, एवरीथिंग टुगेदर। सो वही सिस्टम है, इवन वैसे ही आप सीख रहे थे। गॉट दैट। मैंने साथ साथ अपने फ्रेंड सर्कल के साथ सीखना शुरू किया। कुछ उनके प्रोजेक्ट्स में उनकी हेल्प कर देता था, उससे मेरा और नॉलेज बेस बहुत अच्छा होते गया। अभी मेरे एक फ्रेंड है, वो मेरा फ्रेंड मतलब कॉलेज टाइम पे बहुत अच्छा फ्रेंड था। अभी तो शायद ही साल भर में एक बार हैप्पी बर्थडे हो जाता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ में वो वैसे हो जाता है, वो बड़े अच्छे अच्छे ना दोस्त वैसे हो उसमें जाते मेरे हैं। से 6 साल बड़ा था वो। एंड वो मास्टर्स कर रहा था वहाँ से। मास्टर्स करने के बाद वो मतलब ऐसा था, वो ये नहीं सोचता था कि सिर्फ मैं पढ़ाई करके ही सब कुछ कर लूँगा। वो एक्स्ट्रा करिकुलम पे बहुत ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स पे गया। आज वो एसोसिएट साइंटिस्ट लेवल पे किसी उसमें आईआईटी दिल्ली में इस टाइम पे मतलब सॉफ्टवेयर के अराउंड वो किस में कर रहा है एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं है। हाँ, बट लेकिन एट अ वेरी हाँ, गुड गुड पोजीशन इज वर्किंग। सो उसके साथ मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करनी शुरू करी थी। बट वो तो वहाँ चले गया। लास्ट ईयर मैं हॉस्पिटल में आ गया। 1 साल की मेरी इंटर्नशिप थी वहाँ पे, जहाँ पे मेरे को प्रैक्टिस करनी थी लेबोरेटरी के अराउंड। तो कॉलेज खत्म हुआ। कॉलेज खत्म होने के बाद फिर मेरे को ये हुआ कि नीट का भी एग्ज़ाम था। साथ साथ मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और मेरे मार्क्स अच्छे आ गए। मार्क्स अच्छे आए, फादर ने बोला चलो एडमिशन लेते हैं। एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद जस्ट मतलब एमबीबीएस में एडमिशन लिया। मतलब उस टाइम पे लोग सोचते थे कि मतलब आज से 5-7 साल पहले, अगर 7-10 साल पहले से मानते थे, आज भी होता है। आज भी एमबीबीएस, सीए, इंजीनियरिंग इज अ रियली वेरी रेप्यूटेड हो गया, मतलब मेरे बच्चे की लाइफ सेट है। हाँ, विद इन, बट मेरा एक्चुअल इंटरेस्ट वहाँ पे नहीं था। ठीक मैं चलो पढ़ लेता वहाँ पे, मार्क्स अच्छे आ जाते, कर लेता, लेकिन मेरा करियर मैं देख रहा था कि मेरे को नहीं जाना वहाँ पे। तो मैंने लेकिन फिर एक्सेप्ट किया जैसा भी, अब मेरे को यहीं पे करना पड़ेगा। मैंने 1 महीने तक कुछ भी नहीं किया अपार्ट फ्रॉम मेरी एमबीबीएस की पढ़ाई। मैंने कॉलेज ज्वाइन किया, पढ़ना शुरू किया, वहाँ पे सब कुछ कर रहा था अपने। मैं ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं करता था अपने बैचमेट्स के साथ। फिर 1 महीने बाद कुछ ऐसा सिनेरियो हुआ जिसमें मैं कॉलेज से छोड़ के आ गया। दिल्ली में ही मेरा कॉलेज था, हॉस्टल में दिल्ली में ही मैं रहता था और दिल्ली में ही कॉलेज था, मैं हॉस्टल में ही रहता था। मतलब वहाँ पे एक मैंडेटरी सिनेरियो की वजह से भी मैं वहाँ पे रहता था। लेकिन मैंने वहाँ पे छोड़ा। वो थोड़ा सा रीज़न जो था वो बहुत अलग लेवल पे चले गया। लाइक मुझे नहीं पता वो बोलना चाहिए नहीं चाहिए। इट वाज ऑल अबाउट, मुझे ऑल नहीं बोलना चाहिए क्या, पीपल विल गेट टू कम टू द रियलिटी। या एक्चुअली इट वाज समथिंग जो हर कॉलेज में प्रॉब्लम्स है, जो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। आज के कॉलेजेस का पता नहीं, शायद बेटर हो गया हो। वो है रैगिंग। ठीक है। सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं, आपको कुछ करने के लिए बोल रहे हैं। एंड मैंने मतलब उसके हेड पे एक फ्लावर पॉट बड़ा सा हिट कर दिया था, जिसकी वजह से मैं रस्टिकेट हुआ था एक्चुअल में। तो मैंने फिर बोला मैं नहीं जा रहा वापस, एप्लीकेशन लिख के कि मेरे को पढ़ना है। मेरे को वैसे भी नहीं पढ़ना था वहाँ पे, मेरे को कुछ टेक्नोलॉजी के अराउंड करना था। तो फादर ने पूछा करना क्या है तेरे को। मैंने बोला पापा अभी सोचने का टाइम दो। तो मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स घर पे ही बैठा। मैं एक ही रूम में बैठता था, मैं बाहर भी नहीं जाता था। मैं एक ही रूम में बैठता था, मेरे पास बस पीसी था और मेरा फ़ोन वगैरह सब कुछ हटा दिया गया था। मेरे पास वो जो कीपैड वाला फ़ोन था वो पकड़ा दिया गया था कि तेरे को जो करना है इसके मैं यही पूछने वाला था कि एक बच्चा जो नहीं पढ़ने वाला था, नीट क्रैक करके एमबीबीएस वहाँ छोड़ के आ गया,
तो घर का माहौल क्या चल रहा था? घर का मॉल तो मतलब मेरे फादर ने कुछ भी नहीं कहा, उसके बाद मेरे को ना डांटा ना कुछ कहा। उन्होंने बोला तेरा करियर है, तेरा ऑप्शन है, तेरे को करना क्या है तो सोच ले। 3 महीने तक मैं सोचते रहा कि ये करूंगा वो करूंगा, ऐसे करूंगा वैसे नहीं, करूंगा। लेकिन मोबाइल तो हटा लिया गया था ना। मोबाइल, लेकिन पीसी था ना मेरे पास। आजकल तो व्हाट्सएप वेब चले गया, ये चले गया वो चले, उस टाइम पे व्हाट्सएप हाँ, मेरा नहीं था। बिल्कुल बैन था। मतलब मेरे पास सिर्फ फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, यूट्यूब था, और मेरे और पास वो PC था। वेब, हाँ वेब ब्राउजिंग के लिए वो सारी चीज़ें मेरे पीसी में थी। तो मैं पीसी में बैठा रहता पूरा दिन, सुबह से शाम तक। मेरे को स्पीकर्स दे रखे थे कि आराम से गाने चला के चुपचाप बैठ के काम कर सकूं मैं, या कुछ देख एक्सप्लोर कर सकूं। बट द ओवरऑल सपोर्ट वाज देयर। Overall एक support देखो, was there. एक एज ए पेरेंट का दिल टूटता है कि भाई बच्चा MBBS करने वाला छोड़ के आया, तो वो एक थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन अपनी जगह, बट ओवरऑल वैसा कोई हुआ नहीं था। क्या तू सोच तेरे हिसाब से? एग्जैक्टली और उसके बाद फिर हम लोगों ने मतलब मैंने और पापा ने डिसाइड किया कि चलो आगे फर्दर स्टडीज़ की तैयारी करते हैं। फर्दर स्टडीज़ के साथ साथ मेरे को क्या कहा कि आप गवर्नमेंट जॉब्स के भी एग्जाम्स हो, क्योंकि ये DMLT जो है बहुत लिमिटेड है। मतलब इंडिया में बहुत प्राइवेट कॉलेजेस से भी कर लेते हैं, लेकिन वैल्यूएशन उसकी उस व्हाट हिसाब इज से होती है। DMLT? डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी Okay, टेक्नोलॉजी। ठीक है, ठीक है। ये डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जो है ना, वो रेपुटेड से है, तो ज़्यादा वैल्यू है। ठीक है, ठीक तो है। मेरे को बोला कि साथ साथ तो एग्जाम्स भी देना शुरू कर, क्योंकि जितने एग्जाम्स देगा तेरा ही नॉलेज बेस बढ़ेगा। तो मैंने और कहीं सरकारी नौकरी लग गई तो लाइफ सेट हो गई। हाँ, तो हो गया वो। इवेंचुअली मैंने दिया और मेरा सेंट्रल गवर्नमेंट में हो गया, जॉब लग गई। जॉब लग गई। ये तो मुझे कुछ कहाँ ये और ऑडियंस को बता दूं, अभी तो ये स्टोरी अलग पार्टी चल रहा है, हमको डिस्कस तो अलग करना शुरू करने वाले हैं, बिल्कुल। तो अभी तो कुछ अलग ही चल रहा है और मैं खुद शौक में आ रहा हूँ। फिर लेकिन वो मेरे को ड्रॉप करना था, क्योंकि मेरे को नहीं करनी थी। और गवर्नमेंट जॉब, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मैं 1 साल होके आया हूँ, सेम हॉस्पिटल में जाना था मेरे को। तो वहाँ नहीं जाना था मेरे को, क्योंकि वहाँ के जो सिनेरियोज थे, वहाँ की जो चीज़ें थी, वो कभी इंप्रूव नहीं हो रही थी। अभी बहुत बेटर हो चुकी है। आज मैं अगर जाता हूँ तो हॉस्पिटल्स काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो रहा है। उस टाइम पे मैं नहीं जाना चाहता था, मैंने छोड़ा। और मैंने अपने पापा के साथ डिस्कस किया कि व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मेरे दिमाग में यही चीज़ें चल रही है। उसमें से एक आइडिया था स्टार्टअप। तो जस्ट स्टार्टअप पे जाएं उसके पहले, इस जर्नी पे जाएं उसके पहले, सो किसी टाइम पे फैमिली से वो 4 लोगों से कोई प्रेशर नहीं आया? क्योंकि नीट क्रैक नहीं करना हो गया, फिर उसको छोड़ा, गवर्नमेंट का जॉब मिल गया, फिर उसको छोड़ा, तो उसके लिए कभी कोई हंगामा नहीं हुआ? बहुत हंगामा हुआ, लेकिन मेरे लिए नहीं हुआ कि मतलब नीट कर लिया उसके बाद छोड़ दिया। छोड़ने का रीज़न कुछ और था। वो हाँ, रीज़न की वजह से ठीक है। पापा ने कभी कुछ नहीं कहा। ठीक है, मतलब कभी ऐसा नहीं कहा कि तूने ये छोड़ दिया वो छोड़ ठीक दिया। है। बट जैसे फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट जॉब वाला सिनेरियो हुआ, उस टाइम पे बस ये था कि तेरे को करना क्या है। हाँ, तेरे को वो ये सवाल भी नहीं आएगा, तू ये- कर करके सब छोड़ रहा है। हाँ, तेरे को करना क्या है। पहले तू पढ़ता नहीं था तो हमें ये टेंशन नहीं थी, पढ़ता नहीं है करेगा क्या। अब जब तू पढ़ना शुरू किया तो इतना कुछ कर रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा तू करेगा करना क्या चाहता है? हाँ, मतलब दोनों सिनेरियो में एक ही आंसर आ रहा है, एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि Got that. करना क्या है। तो ये वाला जब प्रॉब्लम शुरू हुआ तो मैंने पापा को बोला पापा स्टार्टअप करना है। पापा ने साफ मना कर दिया, बोला नहीं। मेरे फादर भी बिजनेसमैन है, इज इनटू सिविल कॉन्ट्रैक्शन, Okay. सिविल कॉन्ट्रैक्टर है। हाँ, हाँ। तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल उसी में दिए हैं। लाइक माय फादर इज ऑफ 67। या तो उन्होंने अपनी जिंदगी के 50 साल, ऑलमोस्ट 50 साल से ज्यादा Civil construction सिविल में दिए, कंस्ट्रक्शन ठीक में है। दिए हैं। तो उनको पता है कि मतलब बिजनेस की क्या चैलेंजेस होती हैं, कितना टफ होता है, इट्स नॉट दैट इजी। हमें आज तक बचपन से कभी भी उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ, ठीक है। मतलब कभी कुछ मांगा और ऐसा हो ना किया हो, कभी ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आई। तो लेकिन हमें नहीं पता ना वो कितनी क्या मेहनत कर कर रहे हैं, कितनी अब बिजनेस में क्या है, आप अगर 400 लेबर्स को लेके चल रहे हो, इंजीनियर्स को लेके चल रहे हो, आर्किटेक्ट को लेके चल रहे हो, कितनी हेडेक्स होती है कि ये 56 झमेले हैं, कभी बहुत- कुछ टूट गया, किसी को लग गया, पुलिस का हो गया, ये हो गया, बहुत 56 लफड़े हैं। बहुत प्रॉब्लम्स होती है। लेकिन उन्हें कभी भी हमारे घर पे ये चीज़ फेस नहीं होनी थी कि वो टेंशन में है तो उसकी वजह से घर वाली चीज़ें खराब हुई। वो चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। तो मैं तो उसी सिनेरियो में था ना कि हाँ पापा एकदम बिजनेस मजे में- करना है, हाँ, हाँ। मतलब बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने भी सोचा कि करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पापा ने मना कर दिया। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या किया, एक प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर ली फोर्टिस हॉस्पिटल में, एंड XRL लेबोरेटरीज होती है। SRL लेबोरेटरीज, हाँ, हाँ, जो एजिलेस हो गई आजकल। वेरी वेल, हाँ। सो उसमें मैंने जॉब करनी शुरू करी, एंड जॉब करते करते मैं अपना स्टार्टअप बिल्ड कर रहा था। एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट स्टार्टअप? इट वाज डिसेंट्रलाइज, मतलब थोड़ा सा फैंसी वर्ड हो जा रहा है, डिसेंट्रलाइज, ब्लॉकचेन से रिलेटेड था। बट वो था हेल्थ केयर में, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम एंड पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड सिस्टम। मतलब आप डॉक्टर हो, मैं पेशेंट हूँ,
लेकिन आपके पास मेरी कोई भी पर्सनल हिस्ट्री नहीं है, मेरी मेडिकल हिस्ट्री कुछ भी नहीं है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी, क्या हुआ था या क्या ट्रीटमेंट था प्रीवियस, बट मेरे को पता है। मैं लेकिन आपको वो बोली बताऊंगा, कभी कभी मैं मिस आउट भी कर दूंगा। लेकिन हम लोगों ने जो प्लेटफॉर्म बनाया था वो ऐसा था कि पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड में मेरे अब जो पुराना रिकॉर्ड है वो ढंग से मेंटेन नहीं हो पाएगा। हाँ, नहीं हो पाए, नहीं होता ही नहीं है। हाँ, वो होता ही नहीं है, यहाँ पे एक्चुअल में नहीं होता। लेकिन आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाओ, वहाँ पे कहीं ना कहीं पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स मेंटेन रहते हैं विद गवर्नमेंट्स। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी बनना शुरू हुआ है, बहुत अर्ली स्टेज पे है। यहाँ पे टिपिकली मुझे पूछते हैं कितनी फाइल है, जितनी फाइल में लेके जाता हूँ उस फाइल में से उसको जितना समझा उतना देखा। Exactly. भाई एकदम पूरी हिस्ट्री नहीं मिलती है। तो ये प्रॉब्लम हुई कि मतलब ये एक प्रॉब्लम थी कि ये पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड्स ना मेंटेन नहीं हो पाते, और डॉक्टर को भी मैं फाइल दूंगा वो कितनी देर में पड़ेगा, कुछ वो भी नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक मेंटेन हो जाए software- तो इट विल बी पाथ ब्रेकिंग। Exactly. अभी मुझे तो ये आइडिया बहुत फैसिनेटिंग लग रहा है। हाँ, लेकिन बस वही चीज़ थी कि हर कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इसको। हम लोगों ने एक पेन भी बनाया था, डॉक्टर पेन कहते थे उसको हम लोग। वो हमारे एक कॉम्पिटिटर था डॉक्स पर, वो तो खैर अभी बंद हो गया है। डॉक्स पर ने भी बनाया था, वो एक पेन था जो 11,000 रुपीज़ का आता था, जो हम लोग रेंटल्स पे देते थे डॉक्टर्स को। तो डॉक्टर्स जो भी कुछ लिख रहे होते ना, वो ट्रांसक्रिप्ट होता था आपके उस सॉफ्टवेयर में, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता था कि वो वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा कि कैसा कैसा है। आज भी आप ये देखोगे ना, वो मॉडल्स होते हैं ना, वो उस टाइम पे मॉडल्स सक्सेसफुल हो सकते थे, बट मासेस में एडॉप्शन नहीं हो पाया उसका। और हाँ, क्यों आइडिया तो मुझे सच में लग रहा है कि वो हो जाए तो लोगों की हेल्थ के ऊपर कितना जबरदस्त काम हो जाए। Exactly. कभी डॉक्टर के पास प्रॉपर रिकॉर्ड मिल जाता, वो ट्रीटमेंट बहुत प्रॉपर हो सकता है। इवन ये चीज़ थी कि हमारा EHR अगर आप यूज़ कर रहे हो, आपके पास पेशेंट, मैं आया एज अ पेशेंट, मेरे को हेल्थ रिकॉर्ड्स शेयर करना है, लेकिन वो सेंसिटिव डेटा होता है, हर कोई नहीं बताना चाहता, कि हर कोई नहीं शेयर करना चाहता सारी चीज़ें। तो आपके पास मैं या तो एक ओपन सोर्स में दे नहीं सकता, मैं टाइम लिमिटेड एक्सेस दे सकता हूँ। मैंने बोला कि मेरे को इन डॉक्टर को सिर्फ 5 मिनट के लिए अपने रिकॉर्ड्स दिखाने हैं, जितनी देर तक मैं यहाँ पे हूँ 5 मिनट तक के लिए मैंने आपके पास एक्सेस इनेबल कर दिया। 5 मिनट के बाद जैसे ही मैं चले गया, विद इन 5 मिनट्स आपका सारा का सारा हेल्थ रिकॉर्ड निकल जाएगा। ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ना कुछ ले सकते हो। ये एक सॉफ्टवेयर बनाया था हम लोगों ने, बट इवेंचुअली नहीं चल पाया, क्योंकि वही बात थी कि सारे डॉक्टर्स पे करने के लिए रेडी भी नहीं थे। प्रैक्टो जैसी बड़ी कंपनीज थी जिससे कोई कंपटीशन हमारा नहीं था, क्योंकि हम लोग बूटस्ट्रैप थे। हम लोगों ने कहीं से पैसे नहीं लिए थे या फंड कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? हम लोगों ने उस टाइम पे 16 लाख इन्वेस्ट किया था, बट इवेंचुअली उतना निकल गया था हमारा। हाँ, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही लॉस मेकिंग करके हम लोगों ने बंद नहीं किया। हम लोगों ने एक दूसरी कंपनी थी, उसको सॉफ्टवेयर हैंड ओवर कर दिया, डेटाबेस उनको हैंड ओवर कर दिया, अपनी कंप्लीट एग्रीमेंट्स एंड ऑल खत्म करा, और दूसरे प्रोजेक्ट्स पर बनना शुरू किए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, तो एक्चुअल में जो मैं अभी तक टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था, 2014 से मैं टेक्नोलॉजी एक्सप्लोर करते आ रहा हूँ, वो एक्चुअल में ये टेक्नोलॉजी थी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आपने सुना होगा ये बिटकॉइन। हाँ, बिटकॉइन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर वो क्रिप्टो करेंसी है, क्रिप्टो करेंसी अलग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अलग है। तो ब्लॉकचेन के बारे में मैं बहुत कुछ एक्सप्लोर करते आया। तो ब्लॉकचेन के अराउंड हम लोगों ने एक बिजनेस बनाया, बट उसके लिए मेरे पास इन्वेस्टर थोड़े अच्छे मिल गए थे, जिसकी वजह से हम लोगों ने बेस बनाया कनाडा में। वैंकूवर बेस्ड कंपनी बनी हमारी, हीकॉट ब्लॉकचेन इंक। उस पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग खुद का कोर प्रोडक्ट बना रहे थे पहले, हीकॉट ब्लॉक करके। तो ये सेकंड स्टार्टअप, दैट वाज माय सेकंड स्टार्टअप। हीकॉट ब्लॉक करके बना रहे थे। हीकॉट ब्लॉक के एक प्लेटफॉर्म बनाया जिसको कह रहे थे हम लोग ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म। मतलब कोई भी बड़ी कंपनी, छोटी कंपनी, कोई भी होती है, उनको क्या था उस टाइम पे 2019-20 में ब्लॉकचेन डेवलपर्स की प्राइसिंग बहुत हाई थी। मतलब 4-5 लाख रुपए मंथ वो लोग चार्ज कर रहे थे जस्ट टू बी ऑन अ पे रोल। तो वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता। तो हम लोगों ने क्या किया, ब्लॉकचेन एज अ सर्विस प्लेटफॉर्म बनाया। उस प्लेटफॉर्म को रोल आउट किया, ताकि जो स्मॉल बिजनेसेस या मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनके लिए ईज हो सके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना। वरना सिर्फ जिसके पास पैसा है वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं कर पाएगा। तो वो प्लेटफॉर्म बनाया, वो अच्छा चला हमारा। उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ही क्या नाम है, कुछ प्रोजेक्ट्स को केटर करना शुरू किया, प्राइवेट प्रोजेक्ट्स भी उठाए। और बाय चांस हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए वहाँ पे बिल डाली थी, जिसमें हम लोगों को अवार्ड हुए। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने वहाँ पे केटर यू वर दैट टाइम हियर और इन कनाडा? आई वाज इन हियर ओनली। हियर ओनली, ठीक है। मेरे पास 3 और पार्टनर्स है जो हमारे इन्वेस्टर्स। ठीक है, टेक्नोलॉजी कहीं से भी हो सकता है, ठीक है। तो इंडिया का एंटायर हमारी जो डेवलपमेंट टीम थी वो पूरी इंडिया में बैठती थी। जो सेल्स, मार्केटिंग एंड प्रोक्योरमेंट, ये सारी जो टीम थी वो हमारी कनाडा में बैठती थी, वैंकूवर और विनीपेग, ये 2 सिटीज में। विनीपेग में हमारा मैनिटोबा टेक्नोलॉजी एक्सलेटर जो है, मैनिटोबा गवर्नमेंट फंडेड एक्सलेशन प्रोग्राम था। तो हमारा जो स्टार्टअप था, विच इज़ नाउ
फंडेड बाय मैनिटोबा गवर्नमेंट एज वेल। तो मैनिटोबा गवर्नमेंट ने भी उसको बैक किया, जिसकी वजह से हमें और जल्दी, मतलब वहाँ पे एक प्रायोरिटी होती है। जैसे इंडिया में अगर आप इस पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो आपको प्रायोरिटाइज करेंगे, वो वाला सिनेरियो होता है। एक स्टार्टअप विच इज फंडेड बाय मैनिटोबा गवर्नमेंट ने दी, हाँ। गवर्नमेंट ने फंड किया है, गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें करी है, तो हमारे पास एक ईज हो गया था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में और ज़्यादा घुस पाए हम लोग। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट वहाँ पे सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे नहीं होते थे, R&D के अराउंड बहुत सारे होते थे, जिसमें हम लोगों ने काम किया। मेरे को एक प्रोजेक्ट और मिल गया जिसमें हेल्थ केयर के अराउंड था। मतलब वो डिसेंट्रल, मतलब उनके पास ऑलरेडी डेटाबेस था, उसको ब्लॉकचेन पे लेके आ रहे थे फॉर हेल्थ केयर। तो वो वाला भी प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने, जिसके ऊपर R&D करी थी, इम्प्लीमेंटेशन किसी और कंपनी के पास थी। तो ये सब हम लोगों ने किया। उस कंपनी के अंदर मैंने 7 प्रोजेक्ट्स बनाए। ओहो, 7 में से आज सिर्फ 2 ही लाइव है, 5 खत्म हो गए। हाँ ठीक है। बट वो 2 लाइव जो है वो हमारे लिए इतने थे कि कुछ भी हम लोग कभी भी ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल लॉस मेकिंग थे हमारे लिए। तो ये चीज़ें चलती रही। बट मैंने 8वां प्रोजेक्ट जो था वो प्रपोज किया बोर्ड के सामने, ग्लेजर। ओके, ग्लेजर मैंने प्रपोज किया कि हम लोग ग्लेजर स्टार्ट करते हैं, लेकिन मार्केट जो हम लोग फोकस करेंगे वो इंडियन मार्केट फोकस करेंगे, नॉर्थ अमेरिकन मार्केट फोकस नहीं करेंगे। बट उनका इवेंचुअली उन्होंने हाँ कर दिया, बोला कि लेट्स डू दिस। बट विद इन अ मंथ एक और हमारी एक जॉइंट मीट थी जिसमें हमारे सारे इन्वेस्टर्स और पार्टनर्स सब थे। तो जो कुछ इन्वेस्टर्स थे उन्होंने हाँ बोल दी कि लेट्स डू दिस। बट मेरे पार्टनर्स ने और बाकी लोगों ने उस टाइम में बोला कि ना, गेमिंग कैन नॉट बी पार्ट ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हम लोग B2B में केटर कर रहे हैं एंड गेमिंग बहुत ज़्यादा B2C सेगमेंट में चले सेगमेंट जाएगा। हो गया। और हम लोगों के लिए थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग को हर साल इतना पैसा इन्वेस्ट करते रहना पड़ेगा। आपने ब्रेक इवन का दिया कि आपके 5वें साल में जाके ब्रेक इवन होगी कंपनी, बट पैसा चलो ठीक है 5 साल के बाद बहुत अच्छा कमाएगी, लेकिन वो 5 साल तक के लिए पैसा तो इन्फ्यूज़ करना पड़ेगा, जो हम लोग अभी इक्विटी डाइल्यूट करके नहीं करने वाले। तो उस वजह से मैंने क्या किया, मेरे और उनके बीच थोड़ी सी डिस्प्यूट्स हुई। मैंने बोला ओके आई एम रिजाइनिंग। मैंने इमीडिएटली रिज़ाइन किया एज ए डायरेक्टर फ्रॉम देयर। आई वाज द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। रिज़ाइन किया एंड फिर इंडिविजुअली जो मेरे पास सेविंग्स थी, कुछ अमाउंट था मेरे पास, 44 लाख रुपीज़ के आसपास जो था, उससे मैंने ग्लेजर स्टार्ट किया। मैं तो अब तक ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो ही समझ रहा था कि ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इज वन। ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन जिसके ऊपर क्रिप्टो चलता है। एग्जैक्टली। ओ आप ब्लॉकचेन के ऊपर ये मान सकते हो, आप ब्लॉकचेन एक ऐसी लेयर है, एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपके हर एक सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट बना सकती है। AI क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, जो मशीन लर्निंग है, AI आप ये देख रहे हो। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको आपके डेटा को सिक्योर कर सकती है। मतलब ऐसी इस लेवल पे सिक्योर कर सकती है, अगर आपने उसको एक बार लॉक कर दिया, प्राइवेट कीज है, वो प्राइवेट की अगर आपके पास है, तो मैं चाहूँ तो आपका डेटा कभी एक्सेस कर ही नहीं सकता। अगर ट्राई करूंगा, कुछ भी करूंगा, तो सारा का सारा डेटा ही उड़ जाएगा, लेकिन मैं एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, इतनी प्राइवेसी है। वो थोड़ा सा इम्यूटेबल और म्यूटेबल वाला पॉइंट आता है। ठीक है। बट अब वो उसमें भी बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस बन चुके हैं। जैसे एक हम लोगों ने प्लेटफॉर्म बनाया था, यूट्रालैंड जैसा प्लेटफॉर्म था वो, ये मतलब डिसेंट्रलाइज मार्केट प्लेस था फॉर रियल एस्टेट, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि रियल एस्टेट डेवलपर्स भी आ रहे हैं, रियल्टर्स भी आ रहे हैं जो ब्रोकर्स होते हैं, और जो बायर्स हैं वो भी आ रहे हैं, ऑथोरिटीज़ भी आ रही है। तो वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म बनाया था, प्लेटफॉर्म में सबको अपना अपना काम करना था ऑनलाइन। उनको वो कुछ नहीं करना था कि मैं, लेकिन वो ऑथोरिटी के पास जो डॉक्यूमेंटेशन है वो उसके अराउंड ही उसको प्रोसेस करना है, उसकी पेमेंट वहीं से आएगी, उसकी पेमेंट ऐसे घूम फिर के नहीं जाएगी। वो जो करप्शन वाला जो पॉइंट था वो चीज़ खत्म हो रही थी वहाँ से। तो वैसे वैसे यूज़ केसेस हम लोगों ने डिप्लॉय किए। अब कुछ ऐसे थे कि आपके पास अगर वो टोकन है और आपके पास वो प्रॉपर्टी है, वो इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं कर पाए हम लोग। मैक्सिको के एक क्लाइंट के साथ हम लोगों ने ये इंप्लीमेंट किया था कि आपके पास अगर वो टोकन की ओनरशिप है एंड वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, अथॉरिटीज़ वहाँ की एग्री कर गई कि ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पे लेके आना है, तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड टोकन्स आते थे। तो वो जिसके पास वो टोकन की ओनरशिप है, वो उस अपार्टमेंट की ओनरशिप लेके चल रहा था। 400 अपार्टमेंट्स को हम लोगों ने टोकनाइज किया उस टाइम पे। तो वो 2 साल के अंदर का प्रोजेक्ट था जिसमें हम लोगों ने केटर किया। इससे पूरा लैंड की ओनरशिप का एकदम बहुत क्रिस्टल क्लियरिटी आ जाए। करेक्ट। अभी तो कोई कहीं से भी कागज बना ले, आपके पास कागज है, मेरे पास, फिर वो भागते हो जाते हैं। एग्जैक्टली। रिकॉर्ड्स के लिए मेरे ख्याल से सूरत में 7-12 जैसी कोई चीजें होती है। 7-12 चलता है। मेरे को यहाँ पे जब मैं आया था एक्सप्लोर करने के लिए, तो मेरे को पता चला था यहाँ पे 7-12 चलती है। अब आप ये देखोगे वो तो सिर्फ पेपर पे है, या फिर रिकॉर्ड्स में जो पुराने रिकॉर्ड्स है, जो जैसे भी है, किसी को कोई ऑथेंटिकेटिव नहीं पता। लेकिन आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मैंने आपसे एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसका ट्रांजेक्शन
वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जिंदगी भर रहेगा, वो कभी नहीं जा सकता। वो मेडिकल रिकॉर्ड की तरह हो गया। मेडिकल रिकॉर्ड की तरह हो गई। फिर मैंने किसी और को बेचा, पूरे के पूरे रिकॉर्ड्स रहेंगे कि इसने ये प्रॉपर्टी खरीदी थी तो इसका ये रिकॉर्ड है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की एक यूज केसेस है, ऐसे लाखों यूज केसेस है जिसमें बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर चुकी है। सो आई गॉट दैट, ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी। ये मेरे लिए बड़ा लर्निंग हो गया। एग्जैक्टली। सो अगेन थोड़ा समअप कर दूं, नीट के बाद गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का जॉब के बाद स्टार्टअप भी वे आर डूइंग रीजनेबल वेल। वहां से दिमाग में आया गेमिंग करना है, और गेमिंग के लिए शुरू किया ग्लेजर लैब। एग्जैक्टली गॉट। अब ग्लेजर लैब ऐसा क्या दिखा कि मुझे गेमिंग में ही जाना, और ये सब कुछ जो चल रहा है छोड़ देना। आपने कंपनी में रिजाइन कर दिया, जो अच्छी वाली कंपनी चल रही थी। सो व्हाट यू सॉ एट दैट टाइम? ग्लेजर, मैं आपको बताऊं, गेमिंग मार्केट ग्रोइंग है। ग्लेजर लैब इज नाम, तो नाम हम यूज नहीं करके हम गेमिंग ज्यादा यूज करें तो पीपल कैन रिलेट। एग्जैक्टली। गेमिंग एक ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ। पहले क्या होता था, गेमिंग में सिर्फ आप खेल रहे हो, मजे के लिए खेल रहे हो, बस वहीं तक था। अब गेमिंग जो है ना, वो एक इकोनॉमी बन चुकी है गेमर के लिए भी, गेमर के लिए या फिर किसी भी ऑडियंस के लिए जो भी गेम देख रहा है, कोई गेम बना रहा है, हर किसी के लिए इकोनॉमी है। यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ गेम खेल रहे हो। अब वो वाला सिनेरियो खत्म हो गया जब हम लोग कॉन्ट्रा वगैरह ये सारी चीजें खेलते थे। वो बहुत पुराने गेम्स जो हुआ करते थे, उससे इसलिए खेलते थे, थोड़ा मजा आता था खेलने के लिए। मैंने मेरे बच्चों ने गेम खेले तो चाहे वो आउटडोर खेला, इंडोर खेला, मजे के लिए खेला है। हमने भी जो बचपन में शायद गेम्स खेले होंगे, वो भी सिर्फ मजे के लिए खेले थे। लेकिन अब गेम्स मजे के लिए तो है, जिसको वो कहते हैं कैजुअल गेम्स, कैजुअली खेल रहे हैं। एक होता है कॉम्पिटिटिव गेम ग्लोबली तो बहुत बढ़ चुका है। मतलब आप नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में जाओगे ना, तो नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में आपके पास आपको इतनी बड़ी मार्केट दिखेगी जो ऑलरेडी रैपिडली ग्रो हो चुकी है। आप जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे आपको हर तरीके की, हर जॉनर की वीडियोस मिलेगी। लेकिन मतलब मैं जो समझ रहा हूँ, अगर मैं या मेरा बेटा मोबाइल गेमिंग करता है तो उसके अंदर पूरा करियर बना सकता है। दैट इज व्हाट यू मीन टू से? एग्जैक्टली। उसको अगर कुछ चूज करना है, या तो वो गेमर बन सकता है। गेमर मतलब वो गेम खेल के जैसे क्रिकेटर है वैसे वो गेमर हो गया। जैसे क्रिकेटर है, क्रिकेटर हो गया, वॉलीबॉलर हो, फुटबॉलर हो गया, वैसे एक गेमर हो गया। एग्जैक्टली। इंडिया में आप ये मानो कि इतने गेमर्स हो चुके हैं जो अर्न भी कर रहे हैं। प्रॉपर बूट कैंप्स होते हैं। बूट कैंप मतलब यहाँ पे गेमिंग हाउस होता है। अगर आप जाके देखोगे, एक गॉडलाइक टीम है और एक सोल टीम है। यहाँ की इंडिया की 2 बड़ी टीम्स हैं, और भी बहुत मोबाइल गेमिंग पीसी गेमिंग सब में है। हाँ, मतलब इन शॉर्ट जो वर्चुअल गेम है। एग्जैक्टली। अब उनका एक प्लेयर है जोनाथन गेमिंग, जो मतलब इतना पॉपुलर गेमर है कि उसके एक लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जो लाइव स्ट्रीम है, 4-5 मिलियन उसके पास व्यूज आते हैं, और उसके सब्सक्राइबर्स जो है 7 लाख से ऊपर है। मुंबई में इनका खारघर के पास एक मतलब वो एक ऐसा एरिया है जहाँ पे गेमिंग हाउसेस बने हुए हैं सबके। खारघर में? हाँ, खारघर में विजिट करना पड़ेगा। बिल्कुल। खारघर में ऐसे बहुत सारे गेमिंग हाउसेस है, जैसे सोल, जैसे क्या नाम है, गेमिंग हाउस हो गया, गॉडलाइक का बूट कैंप हो गया। इसको बूट कैंप कहते हैं। बूट कैंप मतलब वो ट्रेनिंग वाला थोड़ा सा फील आ जाता है। सो बूट कैंप में बेसिकली क्या करवाते हैं? बूट कैंप में मतलब प्लेयर के लिए वो सारी चीज़ें होती है जो उसको लाइफस्टाइल में चाहिए होती है। चाहे वो जिम से लेकर, उनकी ट्रेनिंग रूम से लेकर, जहाँ पे वो अपना ग्राइंड कर सके, मतलब चीजें सीख सके, वहाँ पे उनको कोच मिलेगा। बूट कैंप इज अ गेमिंग ट्रेनिंग स्कूल। नॉट अ ट्रेनिंग स्कूल, मतलब वहाँ पे उनको वो उनका दूसरा घर है, एनवायरनमेंट मिल गया। एक स्कूल कॉलेज हो गई गेमिंग। एग्जैक्टली। मतलब वहाँ पे कोई सिखाने वाला, उनके लिए कोच है, उनके लिए एनालिस्ट है, सब मिलेंगे आपको उधर। उनके मैनेजर्स मिलेंगे, उनके कम्युनिटी मैनेजर्स मिलेंगे, उनके ग्राफिक डिजाइनर्स मिलेंगे, सब मिलेंगे वो। लेकिन वो एक घर के अंदर मिलेंगे। वो एक बहुत बड़ा घर है। कुछ उन्होंने मेरे ख्याल से, मेरे पास एग्जैक्ट रफ एस्टिमेट के आसपास होगा, 32 to 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था उस गेमिंग हाउस के ऊपर। आप देखोगे उतना बड़ा उस बिजनेस का वो पोटेंशियल है। एग्जैक्टली। एक बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पे बेसिक एमिनिटीज है, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर आते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे उनका जो फाउंडर है, उनकी स्ट्रीमिंग रूम है, उन सबके अलग अलग बंक बेड्स, बेडरूम, सब कुछ बने हुए हैं प्रॉपरली। मतलब आप ये देखोगे, स्ट्रीमर से लेकर, गेमर से लेकर, आपको एनालिस्ट, कोच, सब वहाँ पे मिलेंगे। वो इतना बड़ा है। और उनके टॉप फ्लोर पे आप जाओगे तो एक रिक्रिएशनल एरिया बना रखा है उन्होंने, जहाँ पे ये लोग सारे बैठ के क्रिकेट मैचेस भी देखते हैं, फन भी करते हैं, पूल भी खेलते हैं। गेम खेलने में रिक्रिएशन क्यों चाहिए? गेम ही तो रिक्रिएशन है। बट फॉर देम इट्स अ स्पोर्ट। इट्स एग्जैक्टली। वो उनके लिए वो बिजनेस हो गया, एथलीट कहलाता है अपने आप को। बराबर है। ये लोग ई स्पोर्ट्स, अभी आप देखोगे BGMS हो रहा है, 1 महीने का पूरा टूर्नामेंट है। 1 महीने टूर्नामेंट होता है इसका ऑनलाइन का। हाँ, टूर्नामेंट्स तो बहुत सारे होने लगे हैं। मतलब शायद आपको नहीं पता होगा, ग्लेजर गेम्स ने भी स्टार्ट जब किया था
तो हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया था कि जब ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था, हमारा सबसे पहला टूर्नामेंट था 5 लाख रुपए का प्राइस पूल का, जिसमें 1.5 लाख से ज्यादा प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था क्रॉस इंडिया। 1.5 लाख प्लेयर, मतलब ऑफिशियली दे आर प्लेयर जो खेल रहे हैं 1.5 लाख, और जो ऑनलाइन खेलते हैं फिर, जो ऑनलाइन खेलते हैं सबके लिए सबने रजिस्टर किया था। लेकिन जो प्राइस पूल था टॉप 16 टीम्स को ही मिलता है। हाँ ठीक है, वो तो ऐसे होगा, आईपीएल जो जीतेगी उसको हाँ, मिलेगा। वो वाला सिनेरियो था। सेकेंड सीजन हम लोगों ने किया अक्टूबर 2023 में, 15 लाख रुपए का प्राइस पूल था, 2,70,000 प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था अक्रॉस इंडिया। तो ये तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था, तो ये टूर्नामेंट से आप अभी देखोगे एक दिल्ली में हुआ है, दिल्ली में बीजीएमएस करके सॉरी बीएमपीएस करके हो रहा है, बीजीआईएस हो रहा है। ये ऑफिशियल टूर्नामेंट्स है। ऑफिशियल टूर्नामेंट्स में 3.5 करोड़ से 4 करोड़ का प्राइस पूल होता है। और ये कौन स्पॉन्सर कर रहा है ये वाला, ये इनके पास ब्रांड्स भी होते हैं, लेकिन ये कौन है, आपने बीजीएमआई सुना होगा, पबजी का इंडियन वर्जन। हाँ हाँ बीजीएमआई जो हाँ, आया अभी हाँ, गेम है, हाँ। उसको चला रही है क्राफ्टन एक पब्लिशर है जिसका गेम है बीजीएमआई। तो क्राफ्टन क्या करता है, अपने ही गेम की ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, जिसमें से 6-7-8 लाख लोग रजिस्टर करते हैं और अपने इस टूर्नामेंट को खेलते हैं, जिसका प्राइस पूल होता है 3.5-4 करोड़ रुपए का। कोलकाता में गया था अप्रैल मंथ में, लैंड टूर्नामेंट था, पूरा का पूरा स्टेडियम फुल था। 2023 में जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उस टाइम पे ये गेम वापस आया था। तो गेम वापस आया था, गेम के साथ बहुत सारे नए टूर्नामेंट जुड़ रहे थे। तो एक टूर्नामेंट था बीजीआईएस 2023, जो ऑफिशियल क्राफ्टन बीजीएस कुछ फुल फॉर्म होता है? बैटल ग्राउंड इंडिया सीरीज, ओके, मतलब इन सबके फुल फॉर्म। हाँ ठीक है ठीक है। बीजीआईएस थोड़ा सा इजी टू, हाँ आई गॉट इट, बट कोई ऑडियंस को कनेक्ट करना हो, कभी सुने तो समझ में आए उसके लिए, ठीक है। तो बीजीआईएस था एक इंडोर स्टेडियम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडोर स्टेडियम है मुंबई में। तो एक पूरा डोम था जिसमें 5 to 6,000 लोगों की कैपेसिटी थी। एंड आप वहाँ पे क्राउड देखते, एकदम क्रेजी क्राउड था, मतलब इतना शोर था। हम लोगों ने हमारे जो इन्वेस्टर है पुनीत सर, हाँ। उनको भी हम लोगों ने बोला आप भी आओ, वो हाँ भी तो आओ। फील है ना। हाँ, वो फील जो एक्चुअल वो मेरा पहला इवेंट नहीं था, लेकिन वो मेरे को ऐसा लगा था यार मैं पहली बार ऐसी जगह पे आया हूँ। इससे पहले मैं गया था, लेकिन इससे पहले इतने बड़े स्केल्स पे नहीं होता, छोटे छोटे स्केल्स पे होता था, मतलब कोई ऑडिटोरियम बुक कर लिया हाँ। या फिर ऐसे कर लिया। लेकिन 6,000-7,000 लोग एक साथ। 6,000 लोग, और जो क्राउड था, बाहर लोगों की लाइन लगी हुई कि हमको भी अंदर आना है, हमको भी अंदर आना है। तो उससे कोई चार्ज नहीं होता है क्या उसमें? चार्जेस वो टिकट के चार्जेस होते हैं, मतलब स्टेडियम के होते हैं, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने कोई चार्जेस नहीं रखे थे, तो वो फ्री रखा था सबके लिए, पूरा का पूरा फुल था। बाहर लोग लाइन में लगे हुए हैं, इतना बुरा हाल हो गया था, इतने लोग आए हुए थे कि इतने पुलिस की टीम्स आके सबको हटा रही थी, पत्थरबाजी हो गई थी वहाँ पे। तो वो सारा सिनेरियो आप ये देखो, क्रेज क्यों। और वो जो मतलब ये मान सकते हैं, जो बहुत पॉपुलर टीम तो उस लैंड में थी ही नहीं, उसके बाद ये क्रेज था। आप ये देखो, उसके बाद ये क्रेज था, अब जब वो सारी टीम्स आके खेलना शुरू कर रही है लैंड में, उसके बाद कितना होगा। क्या बात है। सो लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग, जो मैं एनालाइज भी कर रहा हूँ, और उसके अंदर कुछ क्वेश्चन अलग अलग लगा रहे हैं। एक तो जो खार वाली बात थी, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें बोली है, मैंने बीच में रोका नहीं कि कन्वर्सेशन कंप्लीट हो। सो खार में जहाँ पे आप जो बोल रहे हो इस तरह की बिल्डिंग होती है, वहाँ जाना है। सो सपोज आई वांट टू बी, कि मुझे थोड़ा बहुत गेमिंग में इंटरेस्ट है, तो मुझे वहाँ, मतलब वहाँ एडमिशन या वहाँ क्या सिस्टम होता है? नहीं, वहाँ पे आपका टैलेंट है, आप स्ट्रीम कर रहे हो, आप खेल रहे हो, आप टूर्नामेंट्स, जो थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हाँ। हैं, जो 1-2 लाख रुपए के हर रोज कोई ना कोई टूर्नामेंट्स आते रहते हैं, हाँ। आप वहाँ पे परफॉर्म करो। वो लोग ऐसे नहीं करते, जैसे मूवीज है, हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज है। हाँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में क्या आप क्या बार बार ऑडिशन देने नहीं जाते हो, ऑडिशन होता है लेकिन वो दूसरी चीजों के लिए होता है। लेकिन आप अगर अपना कंटेंट बना रहे हो, बहुत सारे आपने देखे होंगे यूट्यूबर या हाँ, इंस्टाग्राम अभी रील सब बना वो रहे मूवी बना रहे हैं। हो, मूवी जा रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया कहीं पे। ओके, सो दे इनवाइट यू। They मैं invite. गेम खेल रहा हूँ, मैं गेम किसी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, परफॉर्म कर रहा हूँ। Exactly. सो इट्स लाइक वो जो बोलते हैं ना, ये आईपीएल की तरह अगर बोलूं, तो जो गुजराती टीम है वो गुजराती गांव में जाके देखती है, जो टैलेंट है उसको उठा के लाती है, एंड दैट दे कम टू द कैंप, दैट इज अ बूट कैंप। That's a boot camp. ओके, मैंने लगा कुछ एडमिशन है वैसा सिस्टम होगा। नहीं, एडमिशन में सो देन दे इनवाइट यू। एग्जैक्टली। सो वंस दे इनवाइट, आर यू पेड समथिंग देन? नो, यू आर गेटिंग सैलरी आउट ऑफ। हाँ, वही हो गया ना। हाँ। सपोज मैं गेमर हूँ, आप वहां के ओनर हो, मैंने अच्छा परफॉर्म किया, आपने मुझे इनवाइट किया, सो मैं आपके यहाँ पे एम्प्लॉय हो गया एक तरह से। correct. सो मुझे वहाँ गेम खेलना है, वहाँ ट्रेनिंग मिलेगी, रिक्रिएशन मिलेगा, खाना पीना मजा मिलेगा, प्लस आई गेट अ सैलरी। करेक्ट। एंड सैलरी रेंजेस आपको अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे शुरू होती है 55,000 रुपीज अ मंथ से लेकर 16 लाख रुपए अ मंथ। 16 लाख रुपया मंथ। एग्जैक्टली।
एंड यहाँ ये पे ये तो पहली बार ऐसा लग रहा है, खेलोगे खुदोगे बनोगे नवाब। वो अब तक नहीं ऐसा, खेलोगे खुदोगे होगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। 16-17 लाख रुपए तक की 16-17 लाख रुपए महीने की सैलरी महीने की सैलरी तो गेमर। प्लस प्लस है इसमें जो ब्रांड डील्स आ रही है, जो ब्रांड्स आपके साथ इंटीग्रेट कर रही है, आपका स्ट्रीमिंग चैनल प्रमोट हो गया, स्ट्रीमिंग चैनल पे ब्रांड इंटीग्रेशन वगैरह करा, प्रमोट किया किसी ब्रांड को, तो उसका डील का कट भी मिलता है। तो ये तो अगेन आईपीएल लोग समझते हैं, इसलिए बोल रहा हूं, वो धोनी बन गया कि धोनी बन गया, उसको चेन्नई सुपर किंग्स तो दे ही रही है। हाँ। प्लस वो एंडोर्समेंट दे रहा है, ये दे रहा है, वो दे रहा है, उसका पैसा तो लगा रहा है। अब आप ये देखो ना, जैसे आप ये मानो कि जैसे सचिन वगैरह होते हैं, हाँ। वैसे ही हमारे गेमिंग इंडस्ट्री में मॉर्टल हो गए, स्काउट हो गए, जोनाथन हो गया, ये सारे जो बड़े प्लेयर्स हैं, ये मतलब गेमिंग इंडस्ट्री के लिए एक तरीके के भगवान है, जैसे क्रिकेट के लिए भगवान हाँ। धोनी एंड सचिन वगैरह, ये सारे हैं। अलग दुनिया में घुस गया ऐसा लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में ये मेरे लिए भी एक टाइम पे एक इंस्पिरेशन होता था मॉर्टल। मॉर्टल जब मैं इनिशियली गेम खेलता था, नया नया गेम आया था, तो मॉर्टल को बहुत फॉलो करता था, मैं देख लेता था थोड़ी बहुत स्ट्रीम, तो मेरे को मज़ा आता था, मैं खेलता था। हम लोग मैं मतलब बहुत इन्हीं मतलब मेरी जर्नी के बीच में ही हाँ। मैं थोड़े थोड़े टूर्नामेंट्स छोटे छोटे ऑर्गेनाइज करते रहता था कि मेरी थोड़ी बहुत सेविंग्स वगैरह है, मैं थोड़े बहुत टूर्नामेंट करता हूँ। So who can anybody can organize? एनीबडी कैन ऑर्गेनाइज, बट इसमें क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइज कर रहा है लेकिन वो प्लेयर से पैसा नहीं ले सकता। आपको this is the rule. दिस इज द रूल। अगर आप मतलब player से आपने जो बोला वो 2.5 लाख 3 लाख लोग आप में रजिस्टर हुए थे, 5 लाख 15 लाख एक rule था। रुपए भी नहीं दिया था उन्होंने। किससे कोई प्लेयर से पैसा नहीं आता? नहीं, ये जो प्राइस पूल का पैसा था ना, ये ब्रांड से आता है, या फिर हम लोग मोनेटाइज कर रहे हैं कंटेंट को। कंटेंट को आप अब ये देखो, क्या नाम है, जब वो आईपीएल में या फिर क्रिकेट में जो भी, क्रिकेटर कोई पैसा थोड़ी देता है। वो तो बल्कि और ले रहे रहा है। मैच फीस होती है उनकी, वो वैसी चीजें इधर भी आ रही है। मैच फीस Practically same way the things are going in the virtual world. एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई ई स्पोर्ट्स इज बीइंग प्रमोटेड। ई स्पोर्ट्स ओलंपिक आने वाला है, ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप हुआ है, आपको शायद पता नहीं होगा। 600 करोड़ का प्राइस पूल था सऊदी अरेबिया में, रियाद में, आज की डेट में वो रैप अप होने पे आया है। 600 करोड़ का 2 वर्ल्ड महीने का टूर्नामेंट, and the individual player plays इंडिविजुअल एंड टीम्स वर प्लेइंग। 600 करोड़ 600 करोड़ 600 करोड़ का प्राइस पूल। और ये प्राइस पूल जो स्पॉन्सर है, ब्रांड्स भी है वहाँ पे, लेकिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को पता है कि गेमिंग बहुत बड़ा है और बहुत बड़ा बनने वाला है, तो वो इस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को, पहले भी होता था, पहले $35 मिलियन तक का करवाया हुआ था, 45 तक गए, अब 600 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 70 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। एंड ये टूर्नामेंट वो हर साल ऑर्गेनाइज कराते हैं, हर साल। सो वर्चुअल में मेरे घर पे बैठ, मतलब खेलते कैसे हैं लोग वहाँ पे, आपको नहीं पता होगा, ई स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स बन रहे हैं वहाँ पे, जैसे फुटबॉल स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम है, ई स्पोर्ट्स के स्टेडियम बन। तो स्टेडियम क्यों चाहिए? जस्ट फॉर माई अंडरस्टैंडिंग, मुझे मेरे मोबाइल पे गेम खेलना है, मेरे पीसी पे गेम खेलना है, तो मैं तो यहाँ लगा के मेरा खेल रहा हूँ। सो व्हाई स्टेडियम इज नीडेड? अब चेस है, हाँ। ठीक है, आप यहाँ पे चेस खेल रहे हो, ठीक है, दूसरा प्लेयर अगर वहाँ पे खेल रहा है, फील कैसा आएगा आपको? अगर आप मोबाइल में भी आजकल लूडो, चेस वगैरह ये सारे गेम्स चलते हैं, हाँ। आप चेस खेल रहे हो और मैं और आप, हम दोनों खेल रहे हैं, एंड हम दोनों खेल रहे हैं अपनी अपनी जगह से, वो कैसा फील आएगा? और सब जब हम दोनों सामने, हम बहुत बड़े प्लेयर्स बन गए, सपोज करो, ओके, और दोनों बैठ के सामने सामने खेल रहे हैं। खेल रहे हैं और चारों तरफ ऑडियंस है, ओह, ऑडियंस का फील। और हमारा भी फील, मैं भी बोला चलो वो उस तरह की वो जो वो स्लेजिंग हो, ये स्पोर्ट्स वो में चाहिए, इसलिए स्टेडियम्स में जाते हैं, इसलिए स्टेडियम्स में फाइनल टूर्नामेंट्स, टू गिव इट अ आउटडोर स्पोर्ट्स फील। एग्जैक्टली। सो ये एक्चुअल में स्पोर्ट्स है, ई स्पोर्ट्स इज एक्चुअली अ स्पोर्ट्स, एंड इंडिया में भी अब रिकॉग्नाइज्ड है बाय मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। पोस्ट 2018 में एशियन गेम्स में ये सबसे पहला डिब्यूट हुआ था। अब ये मेडल स्पोर्ट्स है। आप यहाँ पे देखोगे तो इंडिया में भी जो ई स्पोर्ट्स के बड़े टूर्नामेंट्स हो रहे होते हैं, जब जो विनर्स होते हैं उनको मेडल्स मिलते हैं यहाँ पे। अब मेडल गेम था, ओलंपिक का कोई रूल था कि वो कोई भी गेम होना चाहिए तो वो फिजिकली होना चाहिए, हाँ। बट ये फिजिकल नहीं है, तो ओलंपिक ने IOC जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अब उन्होंने क्या किया, इसको बोला कि ठीक है, हम लोग अगर इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते तो एक अलग से ओलंपिक्स बनाते हैं, ई स्पोर्ट्स ओलंपिक, एंड दैट इज अगेन आई थिंक प्लान्ड है सऊदी अरेबिया में। हाँ, आज ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग, या हो चुका मुझे पता नहीं है, कि ये जितने भी है ना लॉटरी वाले या गेमिंग सिस्टम, उन सबको बैन करेगा और ई स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाना है। एग्जैक्टली, आपने वो लास्ट में लाइन देखी होगी, ई हाँ, स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है एंड हर एक अथॉरिटीज के सपोर्ट के साथ करना है। मतलब अब अभी तक के ई स्पोर्ट्स में क्या है, मैं कल को कोई भी नया टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर बन के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दूंगा, बट वो प्रॉब्लम क्या आती है उसमें कि
अगर मैंने अगर प्राइस पूल नहीं दिया तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, उसकी स्किल सेट भी तो थी। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी जिसमें क्या होता था कि टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज हो गए, टूर्नामेंट खत्म हो गया, लेकिन उसका प्राइज मनी दिया ही नहीं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आती थी जिसको अब अथॉरिटीज़ ने वो करना, थोड़ा सा इंटरवेन करना शुरू किया है। जैसे क्राफ्टन है, क्राफ्टन क्या है, क्राफ्टन एक पब्लिशर है जिसका गेम है बीजीएमआई। वो अब हर एक टूर्नामेंट का परमिशन देता है, बोलता है कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर है, इसने इतना प्राइस फुल रखा है, इसका ये स्ट्रक्चर है, तो ही मैं परमिशन दूंगा, वरना मैं परमिशन नहीं दूंगा, क्योंकि उसके गेम का भी रेपुटेशन खराब हो रहा है कि उसने खेला, उसको नहीं और मिला। कौन कौन से गेम चलते हैं टूर्नामेंट में? अभी इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर है बीजीएमआई, जो बैटल बीजीएमआई ग्राउंड मोबाइल गेम फुल इंडिया, फॉर्म क्या हुआ? बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया बीजीएमआई ऐसा गेम है? गेम है Okay. बीजीएमआई, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया। और फ्री फायर मैक्स, हाँ, फ्री फायर तो मैंने सुना है। हाँ फ्री फायर, काउंटर स्ट्राइक सुन रखा है। काउंटर स्ट्राइक है, काउंटर स्ट्राइक पीसी गेम है। अब पीसी गेम एक्चुअल में इंडिया में जो मैंने तो बच्चों से, मैं तो आई डोंट नो उनको होता नहीं होता है। हाँ काउंटर स्ट्राइक है, टेकन है, बहुत सारे गेम्स है, बट नहीं, टूर्नामेंट होता है बीजीएमआई का होता है एक, दूसरा बीजीएमआई का होता है, फ्री फायर मैक्स का होता है, काउंटर स्ट्राइक का भी होता है, वैलोरेंट का भी होता है, और मतलब ऐसे बहुत सारे गेम्स है जिनका, टेकन का भी होता है, माइनक्राफ्ट का भी होता है, बहुत सारे गेम्स का टूर्नामेंट होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंडिया में जो एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स की ऑडियंस है, 98% ये बीजीएमआई एंड फ्री फायर मैक्स के अराउंड है। तो ये जो दो गेम्स है, इन्होंने सबसे बड़ी मार्केट कैप्चर कर रखी है। लेकिन अब बहुत सारे और नए गेम्स भी आ रहे नए हैं। गेम्स आ रहे हैं, ठीक जैसे है। अभी वो गेम क्रिएट करना है, पूरा वर्ल्ड अलग बन रहा है। अभी इंडिया का एक नया गेम आया है, इंडिया में इंडस बैटल रॉयल इंडस। तो वो एक बैटल रॉयल गेम है, वो पुणे बेस्ड कंपनी है, उन्होंने अभी स्टार्ट किया था। अब 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स आ चुके हैं उनके, एंड रिसेंटली उन्होंने फंड रेज भी किया है कुछ $15 मिलियन का ओहो हो। रिसेंटली। तो गेम सिर्फ खेलना नहीं है, अब इंडिया में जो है ना, गेम खेलते खेलते तो लोग पैसा कमा ही रहे थे, अब वो चीज़ें थोड़ी सी आगे प्रोफेशनल हो रही है। एग्जैक्टली। अब प्रोफेशनल ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बोलते हैं। आपको जोनाथन गेमिंग की बात बताई थी मैंने, हाँ। आज उसके पास लैम्बोर्गिनी है, और हर कोई उससे इंस्पायर होता है। बड़े बड़े क्रिएटर्स है, स्काउट है। हाँ, वही हो गया, वो सचिन की तरह ये उस ई स्पोर्ट्स का हो गया। हाँ, और आज भी वो 1 महीने का जो लैंड टूर्नामेंट है, लैंड जो ऑफलाइन टूर्नामेंट होता है उसको लैंड टूर्नामेंट, लैंड टूर्नामेंट के तो तो लैंड टूर्नामेंट होता है, वो अभी दिल्ली में हो रहा है, एंड सारी मेजर टीम्स जो है 1 महीने के लिए ऑक्यूपाइड है उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट को खेलने के लिए। सुपर। और चले, गोइंग अहेड। सो ये आपने पूरा बहुत सारा उसका गेमिंग के मिथ है, गेमिंग में क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या पैसा है। इट्स लाइक मुझे लगता है आईपीएल नहीं, इसे 10 टाइम्स बिगर देन आईपीएल दिख रहा है ये तो। सो यू स्टार्टेड ग्लेजर लैब। सो ग्लेजर लैब क्या करता है, पहला क्वेश्चन तो ये है, व्हाट ग्लेजर लैब इज। ई स्पोर्ट्स आप खेलते तो नहीं हो, तो व्हाट्स ग्लेजर लैब डज, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप दिल्ली में थे, दिल्ली में आपने शुरू किया, हाउ पुनीत केम एंड हाउ यू केम टू सूरत। सो पुनीत सर के साथ मैं पहले से कनेक्टेड था, जब ये ब्लॉकचेन वगैरह भी एक्सप्लोर कर ठीक रहा है। था। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हम लोगों ने एक दूसरे के ठीक है। साथ डिस्कस किए थे, बट कन्वर्ट कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, दैट्स मैं सूरत रेगुलरली आ रहा था ऑलमोस्ट फॉर पास्ट 5-6 ईयर। कुछ क्लाइंट्स भी थे मेरे यहाँ पे, उन वजह की वजह से मैं यहाँ पे आता आना रहता जाना था। चलता रहता है, तो ठीक है। बहुत सारी मल्टीपल मीटिंग्स हुई, मैंने गेमिंग के बारे में उनको बताया। गेमिंग में एक्चुअल में उस टाइम तक मैं खुद पैसा डाल रहा था, जितना ये ग्लेजर स्टार्ट वो बूटस्ट्रैप तक चल रहा था वैसे bootstrap ग्लेजर। तक चल रहा था। तो उस टाइम पे मैंने उनको, हमारी बहुत मल्टीपल मीटिंग्स हुई, हम लोगों ने देखा कि क्या नाम है, ये सारी चीज़ें हो रही है। मैंने एक्सप्लेन किया मल्टीपल मीटिंग्स में, हर एक मीटिंग में एक नया टॉपिक लेके आता था जो कहीं ना कहीं एक्साइटिंग लगता था। हाँ, फिर मंथ 2023 दिसंबर मंथ, 2022 दिसंबर मंथ में हम लोगों ने थोड़ा सा और डिटेल आउट किया, कि फिर हम लोगों ने प्रोजेक्शंस बनाने शुरू करे। फरवरी, मार्च, अप्रैल आया मंथ जब मेरे पास बिल्कुल ही पैसा खत्म हो चुका था, मेरी पूरी सेविंग्स लग चुकी थी। तब मैं आया और मैंने सोचा अब करूँ क्या आगे, या तो पैसा नहीं है तो चलेगा नहीं, अब करना क्या है आगे। नेक्स्ट मैं पुनीत सर के पास आया, उनको बताया कि ये देखो, ये इतना हम लोगों ने बिल्ड कर लिया है, मतलब वही है, हाथी निकल गया है पूछ बची है। हाँ, तो वो वाला सिनेरियो था। तो उन्होंने बोला आनंद एक काम करते हैं, साथ में काम करते हैं इसमें, ठीक है, जो देखो मेंटोरशिप, एडवाइजरीज, जिस लेवल पे जो चाहिए वो मैं प्रोवाइड करूँगा, वो शुरू करते हैं। मैंने फिर ये सोचा कि क्या नाम है, ठीक है, मेरे पास कोई को फाउंडर भी नहीं था कि मतलब ये करे वो करे। हम लोग आशीष सर के साथ कनेक्टेड थे, एंड ही वॉज वर्किंग विद स्पोर्ट्स कीड़ा। तो वो वाला सिनेरियो हुआ कि पुनीत सर ने बोला कि लेट्स डू दिस, स्टार्ट किया। फिर एक चीज़ थी कि हम लोगों को सूरत में बेस बनाना था,
तो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंज था कि मेरे मदर फादर ब्रदर सिस्टर दिल्ली में एंड कुछ भी घर का काम होता था दैट आई वाज हाँ द गो टू पर्सन फॉर एवरीवन। हाँ तो एक थोड़ा सा इमोशनल टच भी था कि मतलब हाँ, जहाँ पले बड़े वहां से एक ऐसे भी टच रहता है। एंड पॉइंट ये था कि मेरे पास 2022 में मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं कनाडा निकल जाता हूँ, बट कनाडा वाला ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि 2020 और 2021 में जो कोविड की वेव कोविड आई हुआ थी था, हाँ। उस टाइम पे मैंने बहुत कुछ देखा था। जैसे 2021 में मेरे 5 मेंबर्स की फैमिली है और 5 की 5 मेंबर्स मेरे फादर मदर ब्रदर सिस्टर सब, और मेरे को इंक्लूड करके सबको कोविड हुआ था। ओहो हो। तो मेरे लिए एक चैलेंज था कि मैं घर वालों को उस फेज में देखा हुआ हूँ और मेरे को डर लगता था कि मैं मॉर्निंग में फादर के साथ जाता था, उनको ड्रॉप करता था, उसके बाद इवनिंग में मैं उनको लेने आता था कि मैं एक तरीके से ये लगने लगा था हाँ, कि वो एक थोड़ा थोड़ा सा इमोशन हो जाता है। हाँ। तो वो वाला सिनेरियो मैं कैसे छोड़ूं, तो वो एक चैलेंज था। बट मैं स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, मतलब भगवान के ऊपर मैं बहुत भरोसा करता हूँ। सबने यही बोला कि भगवान के ऊपर सब छोड़ और तू निकल तो सही, एक बार ट्राई तो कर। जब यहाँ पे आया, यहाँ की स्टार्टिंग के 3 मंथ्स ऐसे थे, हर महीने में 2 बार मैं दिल्ली जाता था। वो मेरे को लगता था एक थोड़ा टच सा रहेगा, एंड ऑब्वियस, और नहीं रहे तो आश्चर्य हो। एग्जैक्टली। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आया, मेरे ब्रदर को एक थोड़ी सी एक डिजीज ऐसी हो गई थी जो उसका क्योर थोड़ा सा लंबा था। हाँ तो वो भी एक मेरे लिए हेडेक था। मतलब मेरे लिए उस टाइम पे चारों तरफ से प्रेशर था, मेरे को सूरत भी आना है, मेरे को फैमिली भी देखनी है, और मेरे को ये ब्रदर को भी लेजर देखना है, लैब भी लेज़र बढ़ाना को है। भी बढ़ाना है, तो बहुत सारी चीज़ें थी। बट पर्सनल चीज़ों का साइड रखी, पर्सनल चीज़ों के लिए एक सेपरेट टाइम रखा एंड ग्लेजर के ऊपर काम करना शुरू किया। फिर आशीष जी आए। आशीष सर मतलब 20, मेरी एज उस टाइम भी 24 थी, उनका एक्सपीरियंस 24 का था, हाँ 24 ईयर्स का। तो वो एक चीज़ थी, उन्होंने मीडिया इंडस्ट्री में 24 ईयर्स किया, जिसमें से 10 साल 9 से 10 साल उन्होंने गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स में लिया था। मतलब इंडिया में ई स्पोर्ट्स और गेमिंग जो था 10 साल पहले आ चुका है, लेकिन बट इतना मासेस अवेयरनेस में नहीं है। अवेयरनेस नहीं है, इतना मासेस में भी नहीं एंड गया। वन ऑफ दैट, वो करने के लिए वी आर डूइंग द पॉडकास्ट कि मुझे इसको फैलाना है, मुझे दिखता है ये चीज। हाँ एग्जैक्टली। तो ये वाली बात हुई। फिर हम लोग सारे मिले, हम लोगों ने डिस्कस किया कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। तो ग्लेजर गेम्स में हम लोगों ने स्टार्ट किया ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराते थे। ओके, सो ग्लेजर लैब्स ऑर्गेनाइजेस द टूर्नामेंट। एग्जैक्टली इट्स ऑर्गेनाइजर ऑफ द टूर्नामेंट, ये अपना बिजनेस हो गया। एग्जैक्टली। ई ठीक है। स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज कर रहे थे हम लोग, प्लेयर्स से कोई पैसा नहीं ले रहे थे। प्लेयर्स से पैसा लेने की जगह पे हम लोग क्या करते थे, ब्रांड्स जो होती थी जिनको जो स्पॉन्सर करती थी हमारे टूर्नामेंट, हाँ कोई ठीक है, स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद रहा है। ठीक है। जैसे आप देखते होगे कि क्रिकेट के स्ट्रीमिंग राइट्स खरीदती हैं वो स्टार स्पोर्ट्स हो गए या हाँ, या जियो ने खरीद लिए, खरीद लिया, और ये सारे स्पॉन्सर्ड बाय टाटा वैसे हो गया, तो Exactly. स्पॉन्सर आ गया और उसके स्ट्रीमिंग हाँ, है, तो स्ट्रीम होता है उसका भी यूट्यूब से पैसा मिलता है। यूट्यूब से भी पैसा मिलता है, लेकिन गेमिंग के भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। जैसे रूटर है, रूटर भी मतलब कुछ 300 करोड़ से ऊपर का पैसा रेज कर चुका है। इंडिया फोकस था, इंडियन कंपनी है, दिल्ली बेस्ड है। अगेन यूट्यूब नहीं, ऐसे स्पेसिफिक चैनल है जो गेमिंग ब्रॉडकास्ट करते हैं, हाँ मैं बताता हूँ, यूट्यूब क्या है। यूट्यूब एक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जिसमें सब कुछ आ सकता है। वीडियो भी आती है, लाइव स्ट्रीम भी आती है, सब कुछ आती है। हाँ। ठीक है। और एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है इंडिया में है, और एक है ग्लोबली। ग्लोबली जो है वो है ट्विच। ट्विच इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है कि 2014 में इंडिया में गेमिंग एंड ई स्पोर्ट्स इतना ज़्यादा प्रमोट नहीं होता था। 2014 में 2014 में 900 समथिंग मिलियन डॉलर्स का एक्वायर किया था अमेजोन ने। 2014 में वो बात कर रहा हूँ मैं, जब इंडिया में था भी नहीं, तब इंडिया में अमेजोन नया था हमारे लिए। वो अमेजोन वहाँ पे ऑलमोस्ट ट्विच को एक्वायर किया। ट्विच को एक्वायर किया। आज के रेट के हिसाब से 8.5 करोड़ के वैल्यू। हाँ तो ये ग्लोबल मार्केट थी। इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में रूटर लोको जैसे प्लेटफॉर्म हुआ करते। रूटर ओके। ROOTER। रूटर एक प्लेटफॉर्म है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है, जो स्पेसिफिकली वहाँ पे जो कंटेंट है, ट्विच जो था वो सिर्फ गेमिंग के अराउंड कंटेंट पब्लिश कराता है और लाइव स्ट्रीम कराता है। वहाँ पे सिर्फ गेमिंग का वो मिलेगा। यूट्यूब ने भी स्टार्ट किया था यूट्यूब गेमिंग करके, लेकिन ट्विच ज़्यादा चला और यूट्यूब गेमिंग भी अब प्रमोट हो ही रहा है। ठीक है। एंड रूटर जो इंडियन कंपनी है जिसने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बनाया फॉर गेमिंग ऑडियंसेस। तो रूटर है, रूटर क्या करता है, रूटर को कंटेंट चाहिए होता है, उसके पास एड्स वगैरह सब कुछ होता है जो जिससे वो मोनेटाइज कर सकता है। हाँ ठीक है। उसके बाद गेमिंग के ऑडियंसेस भी है, हमें भी व्यूअरशिप चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, भाई तुम्हें अगर व्यूअरशिप चाहिए, तुम्हें अपने ऑडियंसेस देखने हैं, तो स्ट्रीमिंग राइट्स खरीद लो हमारे, हम लोग आपके प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम करेंगे। तो स्ट्रीमिंग राइट्स बेचते हैं हम लोग। स्पॉन्सरशिप होती है, स्पॉन्सरशिप पे भी ब्रांड्स आती है। सीजन 1 हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास कोई स्पॉन्सर्स नहीं थे। ओ पहली बार है तो हाँ, सब कुछ ही पहला नया tournament था, है। लेकिन एक सपोर्ट आया था, स्ट्रीमिंग का सपोर्ट जो आया था वो आया था हमें जियो गेम्स की तरफ से। जियो गेम्स ने हमें सपोर्ट किया उस टाइम पे। एंड जियो गेम्स के साथ हम लोगों ने पहला टूर्नामेंट सक्सेसफुली करा।
सेकंड टूर्नामेंट आया, सेकंड टूर्नामेंट में भी हम लोगों ने पार्टनर्स को किया, इन्फिनिक्स जैसे ब्रांड्स आए, और इन्फिनिक्स के साथ तो आज भी हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे उनके एग्जीक्यूशन हम लोग अभी तक कर रहे हैं। तो इन्फिनिक्स जैसे, इन्फिनिक्स का मोबाइल लैपटॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स हैं, टीवीज़ भी आते हैं, उनके एसेसरीज भी आती हैं, तो वो सब उनको प्रमोट करना होता है, तो वो लोग स्पॉन्सर स्पॉन्सर्स देते सारे ब्रांड्स, बहुत सारे ब्रांड्स धीरे धीरे आते गए, और हम लोगों ने बैटल फॉर रेवोल्यूशन एक हमारा आईपी है जो इस टाइम पे ई स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में काइंड इंडिया में आप मान सकते हो कि वन ऑफ द गुड आईपी कह सकते हैं। सीजन 3 तक हम लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया है। अब हम लोग और नए आईपीज लेके आ रहे हैं, जैसे ग्रीन आईपी, बैटल फॉर ग्रीन एवोल्यूशन, जिसके लिए हम लोगों ने ये टूर्नामेंट का नाम हो गया, एक हाँ, आईपीएल मतलब टूर्नामेंट का नाम हो गया, IP एकदम ले लैंग्वेज में समझो एग्जैक्टली एग्जैक्टली टूर्नामेंट का नाम हो गया। हाँ, Battle जैसे for- आईपीएल टाइम हो गया और हाँ, जीपीएल हो गया, ये सब exactly, टूर्नामेंट नाम हो गए, ठीक है। बैटल फॉर ग्रीन एवोल्यूशन, जो जिसमें जितनी भी एनर्जी में हम लोग, चाहे हमारे स्टूडियो की लाइट्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी जितनी भी हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, उसको कार्बन एमिट भी करेंगे, कार्बन न्यूट्रल करेंगे, और जितने उस गेम में जितने भी क्या नाम है फिनिशेस होंगे, स्टैट ड्रिवन, मतलब जितने भी गेम्स में स्टैट्स होंगे, स्टैट ड्रिवन ट्री प्लांटेशन ड्राइव, 10,000 ट्री प्लांट करेंगे, मतलब बहुत सारे हम लोग इनिशिएटिव उसके साथ लेके आ रहे हैं। तो वो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें भी ग्रीन क्या नाम है ब्रांड्स जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो स्पॉन्सरशिप वहाँ से आएंगी, और हम लोग क्या कर पाएंगे, वो प्राइस पूल को स्पॉन्सर करके ई स्पोर्ट्स। अभी तक कितने हाईएस्ट प्राइस पूल का अपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हम लोगों ने अभी तक हाईएस्ट 15 लाख रुपए तक का किया है, उससे ऊपर अभी हम लोग गए नहीं, क्योंकि हमें भी बहुत सारे टेस्ट रन करने थे। हमारे प्लेटफॉर्म तो वो आ रहा था, जो प्लेटफॉर्म अभी 3 महीने हुए हैं लॉन्च किए हुए, 4 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स हो चुके हैं। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट प्लेटफॉर्म? थ्रिल, थ्रिल थ्रिल, THYRL। ओके, सो थ्रिल पे आएंगे, आपके स्पोर्ट्स पे आएंगे, उसके पहले एक थोड़ा सा ऑफ एक पूछ लो, कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सूरत, हाउ यू फाइंड सूरत? सही बताऊँ, सूरत मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर लग रहा। ओके, मेरे को शोर शराबा थोड़ा नहीं पसंद ठीक है। वाला सिनेरियो, ट्रैफिक, पोल्यूशन। मेरे को एक कोविड के बाद मेरे को थोड़ा सा लंग्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, हाँ, क्योंकि एक तो पोल्यूशन वाला भी प्रॉब्लम है, और बचपन से मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो मैं सूरत आया, मेरे को सूरत ज़्यादा बेटर लगने लगा। क्या बात है, ओहो, आई शुड फील प्राउड अबाउट दैट। इट इज़ एक्चुअली। सो एक दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर पूछ रहा हूँ, सूरत के अंदर ही, दिल्ली भी खाने के लिए फेमस है, सूरत भी फेमस है, सो वेयर इट स्टैंड्स? सही बताऊँ, दिल्ली, मैं दिल्ली से हूँ, बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, छोले भटूरे से लेकर सब हाँ, कुछ। दोनों के कुजीन अलग है, बट कुजिन अलग है, बट यहाँ का जो कुजिन खाया है मैंने, यहाँ की जो चीज़ें खाई, चाहे वो लोचा हो गया, लोचा या लोचो हाँ, लोचो, हाँ, बटर लोचो बटर वगैरह, ये लोचो, सारी हाँ। चीज़ें, आलू पूड़ी, आलू पूरी, खौसी, खौसा। ये सारी चीज़ें मैंने खाई। मैं जब पहली बार सूरत आया था ना, तो मेरे को किसी ने बोला यहाँ आलू पूड़ी खाएंगे, मैंने चलो भाई आलू पूड़ी खाने का मन है मेरा, खाते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ आलू पूड़ी होती है, आलू की पूड़ी है जो हाँ, तेलों में पूड़ी तल और के, आलू की सब्जी। आलू की सब्जी होती हाँ। है, यहाँ पे पूड़ी भाजी कहते हैं उसको। हाँ, हाँ, ठीक है, हाँ, समझ। आलू पूड़ी, मैंने आलू पूड़ी, चलो और पूरी वहाँ आलू पूरी पहुंचे। के आलू ही नहीं है। हाँ, कुछ समझ ही नहीं आया मेरे को लेके गए, ये है खौसा, हाँ। मैं लेके गए, मेरे को दिया, ये है खौसा, ये बाउल दी, और साथ में वो ला के दी, ये है आलू पूड़ी। मैंने, क्या है आलू पूड़ी थोड़ी ना, ये क्या है, ये बिस्किट दे रखे तुमने मेरे को, कि वो सुबह ब्रेकफास्ट में वो चीज़ डाल के बिस्किट खाने, वो वाला सिनेरियो लग रहा है। लेकिन मैंने जब खाया, पहली बार खाया, मेरे को समझ नहीं आया, दूसरी बार उन्होंने बोला फिर चलते हैं, फिर दूसरी बार जब मैं आया, फिर गए वहाँ पे खाने के लिए, टेस्ट वाइज इट्स ऑसम, ऑसम। टेस्ट उसके बाद मेरे को धीरे धीरे अच्छा लगने लगा, और उसके बाद इतना अच्छा लगने लगा कि मैं आज भी हफ्ते में एक बार आलू पूड़ी तो खा ही लेता हूँ। क्या बात है, आलू पूरी विदाउट आलू। तो अडाजन जैसी जगह से मतलब हाँ, अच्छे मिल that's जाते हैं। fun, that's तो fun। यहाँ का सूरत का क्या है, वो अलग ही सब कुजिन बनते हैं, अलग ही सब वो डिशेस बनती है, बट जो टेस्ट बनाने का तरीका है, दैट इज हाँ, समथिंग। और मतलब यहाँ पे कैफेज की भी कमी नहीं है, मतलब आपको अगर बहुत ज़्यादा ये सोचना है कि मेरे को मैक्सिकन राइस बॉल वगैरह खानी है, तो वो भी टेस्ट मेरे को मतलब अप टू मार्क मिला है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मिस कर रहा हूँ कि दिल्ली में मेरे को ये मिलता था। और सही एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे वहाँ पे दिल्ली में छोले कुलचे जैसी चीज़ें मिलती है, छोले भटूरे जैसी चीज़ें मिलती है, यहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट में कुछ है छोले कुलचे एंड छोले भटूरे वाले, हाँ। जो मेरे को ऐसा लगता है वहाँ का ऑथेंटिक टेस्ट, ऑथेंटिक, और वो बोलते भी ऐसे दिल्ली वाले, दिल्ली वाले, लिख भी आपने वैसे रखा नाम भी रख देखा हाँ। होगा, जैसे वो बिट्टू पहलवान दिल्ली जी वाले, है, बिट्टू पहलवान जी है, दिल्ली के वाले छोले कुलचे। एक्चुअल में टेस्ट भी उनका मेरे को Authentic लगता है। हाँ, मैं तो कई बार 2 घंटे लाइन पे लगा था। ये होली, इस साल होली, मैं दिल्ली नहीं गया था, मैं यहीं पे था, मैं होली पे गया था, मैं 2 घंटे वहाँ पे लाइन में लगा था छोले कुलचे खाने के लिए। क्या बात है, और मेरे साथ मेरे ऑफिस के एक टीम मेंबर थे, वो साथ में गए थे। क्या बात। तो मतलब दिल्ली का टेस्ट भी मिल रहा है, यहाँ के टेस्ट का भी मजा है, और सूरत अपने को जम गया है। एग्जैक्टली।
Awesome. मैं तो फ्यूचर अपना प्रॉस्पेक्ट यही सोच रहा हूँ कि मेरे को दिल्ली वापस जाने वाला सिनेरियो नहीं रखना है। अब जो भी करना है को यहाँ पे यहीं पे अपना फ्यूचर देखना है। One more thing about सूरत, then we'll again come to the gaming and everything. मुझे पता है ऑडियंस को उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट, बट वो बीच में ज़रूरी है. About the people, comparison छोड़ दो, how you find the Surti people? वेरी स्वीट, वेरी स्वीट। सही बताऊँ, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कहीं कभी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है, जैसे लैंग्वेज बैरियर। हाँ. आज तक मेरे को गुजराती में एक ही चीज़ आई है, वो एक बेहतरान, एक बेत्राण. बस ये 3 चीज़ें मैंने सीखी है। 1 2 3. हाँ. ठीक है, 1 2 3 वो भी कैसे, मैं अपने टीम मेंबर को छोड़ने गया था रेलवे स्टेशन, मैं वेट कर रहा था मॉर्निंग में 4 बजे, और पूरा स्टेशन खाली रहता है मॉर्निंग के टाइम तक, तो मैं वहीं पर खड़ा था। तो उसने बोला ट्रेन नंबर, ये हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, और उसके बाद गुजराती में बोला, हिंदी में और गुजराती में बोला मेरे ख्याल से। तो हिंदी वाला मैंने बोला 1 पे ये वाली ट्रेन आ रही है, इसको बोला एक तो चलो ठीक है, एक ही है। फिर उससे बोला 2 नंबर, फिर हो रहा बे. फिर बोला 3 मतलब त्राण। तो ऐसे करके मैंने एक बार त्राण सीखा। तो उसके बाद फिर कभी हम लोग जाते थे, कुछ टीम मेंबर्स हमारे यहाँ लोकल गुजराती है, तो उन लोगों ने मेरे को बहुत सारे कुछ ऐसे डिशेस खिलाए, ऐसी जगहों पे लेके गए, वहाँ पर बताया कि ये भी चीज़ होती है थोड़ी थोड़ी। अब मेरे साथ ऐसा हो गया, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था समझने में कि सामने वाला गुजराती में बोल रहा है, गाली दे रहा है, क्या बोल रहा है, मेरे को समझ नहीं आता था। बट अब हिंदी गुजराती मिक्सर समझ में आ जाता है. अब क्या है, मेरे को ना थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा है ना, कोई सामने गुजराती में कॉल भी मेरे को कोई करता है, कोई जैसे वेंडर का कॉल आ रहा है मेरे पास, समझ में आ जाती है. गुजराती में बोला है मैंने, ठीक है, हाँ ओके, समझ गया, समझ में आ मतलब। जाता और मैं हिंदी में बोलता हूँ, वो फिर भी गुजराती में कंटिन्यू होता है, तो भी मेरे को समझ आ जाता है। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि लोग यहाँ पे और मैंने कभी भी, मेरे को लैंग्वेज बैरियर हुई तो ऐसा कभी भी किसी ने नहीं बोला कि गुजराती सीख के आओ। नहीं, मतलब पीपल आर वेरी स्वीट एंड वेरी वेरी कोऑपरेटिव. और हमेशा, मतलब मैं यहाँ पे रेंटल अपार्टमेंट्स में रह रहा हूँ, अभी भी रह रहा हूँ, पहले भी रहता कि 2 साल हुए अभी। ठीक है. तो उस टाइम पे मेरे को कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। मैं जिस सोसाइटीज़ में रह रहा हूँ, सोसाइटीज़ इतनी ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं कि सब लोग आ रहे हैं, हर एक फेस्टिवल में बुला रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। जैसे अभी जन्माष्टमी हुई थी, जन्माष्टमी में हाँ. दही हांडी होती है, हाँ. उसमें सब लोग लेके जा रहे हैं, चलो आओ। अभी तो गणेश पूजा होगी, अभी नवरात्र गणेश होगी, पूजा इट्स अ फेस्टिवल लविंग पीपल. एग्जैक्टली। और मतलब फेस्टिवल तो यहाँ पे ऐसे मनाते हैं कि मतलब मैंने कभी नहीं देखा दिल्ली में, मैंने कभी इस चीज़ को फील ही नहीं किया। द पीपल पर्सन. अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि गणपति आगमन मतलब किस लेवल पे हो रहा है. मतलब मेरे को तो रात में, अभी जैसे मैं कल रात में जा रहा था अपने घर जाता, मैं यहीं पाले पॉइंट पे रहता हूँ, तो पार्लियामेंट कल उसका था, वो एक विघ्नहर तक ऐसे किसी का था. हाँ. मैं जा रहा था, वही सारी गाड़ियाँ रुकी हुई है, सब लोग रुक के वही देख रहे हैं। और क्या मतलब, मेरे को एकदम गूज़बम्प्स आने लगे कि हाँ यार, एक्चुअल में मतलब सिर्फ मुंबई नहीं है, सूरत कहीं अभी पीछे रोज है ही रात को नहीं। किसी ना किसी का आगमन चल रहा है. हाँ, और इतना मजा आ रहा है ना मेरे को तो कि मतलब मेरी विंडो से मतलब मेन रोड दिखता है, ये जो अपना कौन सा रोड है, ये पार्ले पॉइंट वाला मेन फ्लाईओवर वाला, हाँ. वो पूरा दिखता है। तो रात में जो मतलब मजा आता है ना देखने में। और अभी तो अभी शुरुआत हुई है, अभी वहां पे मेरे ख्याल से 3-4 और आते हैं। हाँ. तो वहां पे तो मतलब ये क्या फेस्टिवल बात। जो मेरे को सबसे अच्छा लगा ना, वो फेस्टिवल एक तरीके से है। और लोग जिस तरीके से यहाँ पे फेस्टिवल मनाते हैं, वो जैसे उत्तरायण हो गई, एवरी फेस्टिवल दे मतलब- सेलिब्रेट, मतलब वो किंग साइज बनाते हैं. हाँ, वो तो मेरे को मतलब इतना मज़ा आया कि सही बताऊँ, मेरा तो मन लग गया अब सूरत में। मैं नहीं जाने वाला सूरत छोड़ के, क्या बात, मैं यही रहूँगा। जोरदार जोरदार. सो एक और क्वेश्चन रिलेटेड सूरत, बट दिस इज नाउ अगेन कमिंग टू द ट्रैक. ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें तो लोग बोलते हैं मेट्रोज में हो, बड़े शहर में हो, ये हो, सूरत बड़ा है लेकिन फिर भी मेट्रोज अभी स्लोली ग्रेजुअल है. तो उससे कोई फर्क पड़ता है कि आप सूरत में बैठ के ये कर रहे हो, कि बॉम्बे में कर रहे हो, कि दिल्ली में कर रहे हो? पहले क्या होता था कि टेक्नोलॉजी बिजनेस है ना, तो बैंगलोर जाओ, हाँ. ठीक है, या फिर गुड़गांव जाओ, नोएडा हाँ. जाओ, हैदराबाद जाओ। हम्म. एक्चुअल में ये चीज़ें ना थोड़ी सी हाइप सी भी है कि आपको अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस करना है तो बैंगलोर ही जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, बैंगलोर में आपको टैलेंट्स मिल जाएंगे, टैलेंट मिल जाए, सुविधा मिल जाएगी, ठीक है. ठीक है, वो चीज़ ठीक है। लेकिन यहाँ सूरत में हम लोगों को भी लगता था कि यार हमें डेवलपर्स हायर करने हैं, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हायर करने हैं, अगर सूरत में तो सूरत में नहीं मिल सकते, हम लोग ये सोचते थे। लेकिन हम लोगों ने जब जॉब पोस्टिंग शुरू करी तो बहुत सारे तो सूरत के ऐसे लोग थे जो बैंगलोर में जॉब कर रहे हैं, बोले नहीं यार मेरे को बैंगलोर वाले सूरत मिल जाए तो और क्या सूरत चाहिए? मिल जाए, मेरे को मेरे घर के पास रहना है। तो
प्रॉब्लम क्या है कि हर जगह पे, हर एक स्टेट में आप कहीं पे भी जाओगे ना, जैसे सूरत है, सूरत या अहमदाबाद, सूरत में अगर आप जब तक कंपनीज होगी नहीं तब तक वो लोग तो वहाँ पे रहेंगे नहीं, ऑब्वियसली जिसको काम करना हो फिर वो हाँ, बेंगलोर जाएंगे, गुड़गांव वो जाएंगे। प्रोग्रामर है, बोलेंगे यार सूरत में इन्हें क्या काम। लेकिन अब इंडिया सॉरी सूरत के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज भी आ रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे को तो पता नहीं था यहाँ पे आईटी फर्म्स भी है इतनी। हाँ हाँ हाँ, मेरे को यहाँ के पता चला यहाँ पे आईटी फर्म्स भी है, मतलब मोटा वरा से जाओ तो वो तो मोटा आईटी वराचा, आईटी पार्क ही है पूरा। अभी अडाजन में भी बहुत सारी है, मतलब मोटा वराचा में भी है, गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज हैं। है 100%। मैंने ये चीज़ तो बहुत नोटिस करी, मैंने बोला फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग ये सोच रहे हैं कि मैन पावर हम लोग कहाँ से लाएंगे, टीम कैसे बिल्ड करेंगे। वो चीज़ हमारी बहुत इवेंचुअली बहुत इजीली सॉल्व हो गई। मतलब यहाँ पे आपको डेवलपर्स की ऐसे कोई वो नहीं है कि कमी मिलेगी। हाँ, थोड़ा सा फिल्टर में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा टाइम ठीक है। लगता है, बट हाँ मिल जाते हैं हमें। और हमारी जो इस टाइम पे टीम है उस मोस्टली मतलब डेवलपमेंट टीम में एक हमारे जो सीटीओ हैं वो अहमदाबाद से सूरत आए हैं, ओके, एंड बाकी सारी की सारी टीम हमारी जो है वो यहाँ की लोकल है। क्या बात है। सो वो जैसे आपने बोला, वो जो जरूरत है तो वो लोग वहां रुकना शुरू कर देते हैं। एग्जैक्टली। गॉट दैट। कमिंग टू दैट थ्रिल, RYL। THYL, तो दिस इज योर गेमिंग प्लेटफॉर्म। एग्जैक्टली। सो अब इसमें मुझे खेलना है या किसी को भी खेलना है, हाउ दे कैन एनरोल? आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, साइन अप करना है, अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है, आप कौन सा गेम खेलते हो, फिर आप टूर्नामेंट सेक्शन में जा सकते हो। टूर्नामेंट सेक्शन में आपके पास मतलब बहुत सारे टूर्नामेंट्स की लिस्ट मिलेगी। आप जब वो टूर्नामेंट्स की लिस्ट देखोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि आपको खेलना कौन सा, आप उसमें रजिस्टर करो। आप सोलो भी रजिस्टर कर सकते हो, आप अकेले खेलना चाहते हो आप अकेले भी खेल सकते हो। और आप अगर उसमें क्या नाम है, टीम में खेलना टीम में चाहते खेलना चाहते हो, अपनी टीम बना के भी खेल सकते हो। दोनों ऑप्शन है। आप डीओ में भी खेल सकते हो, कुछ गेम्स अलाउ करते हैं डीओ, मतलब हाँ, दो players एक जने को, साथ, ठीक है। तो वो भी आप खेल सकते हो। लेकिन अब बात यह है कि सिर्फ हम लोग एक ही चीज़ पे फोकस नहीं करें कि लार्ज स्केल ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स, हम लोग स्क्रीम्स के ऊपर फोकस करें। स्क्रीम्स मतलब प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स। प्रैक्टिस टूर्नामेंट में किसी को जल्दी पैसा नहीं मिलता है, मतलब कोई मोटिवेशन नहीं रहता, ठीक है आप प्रैक्टिस करा, ठीक है छोड़ दिया मैच, कुछ मिलना तो है नहीं। ठीक है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया, प्रैक्टिस टूर्नामेंट शुरू करे, जो जिसको कहते हैं स्क्रीम्स। स्क्रीम्स हम लोगों ने शुरू किया। स्क्रीम्स में रोज कुछ ना कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं, रोज कुछ ना कुछ मैचेस होते हैं, जिसको खेलते हैं और खेलने के बाद अपनी स्किल सेट को और इम्प्रूव करते हैं अराउंड देयर गेमिंग करियर। तो वो भी टूर्नामेंट्स हैं हमारे पास। उसके साथ साथ हम लोगों ने कैजुअल गेम्स को भी लिस्ट किया है। हमारे पास 500 से ज़्यादा कैजुअल गेम्स जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड है। वो गेम्स ऐसे हैं कैजुअल गेम, मतलब आपको भी खेलना हो या किसी को भी खेलना हो, वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि सिर्फ वो यूथ के लिए है या जेंजीज के लिए है, इनके लिए है, ये सबके लिए है। ये कैजुअल गेम तो आप भी खेल सकते हो, आपको टाइम पास करना है आपको। और जब मोबाइल में कोई गेम डाउनलोड कर रहा है वैसे उसके अंदर हाँ, गेम्स है। अब उसमें आपको मोबाइल के अंदर 50 गेम डाउनलोड करने पड़ते हैं। इस थ्रिल प्लेटफॉर्म डाउनलोड करे उसमें सब कुछ आ जाएगा। थ्रिल के अंदर ही बहुत सारे गेम्स हैं, आपको जो गेम्स खेलना है आप खेल लो। कैजुअल गेम्स है वो सारे, HTML5 गेम्स होते गॉट हैं। दैट। सो थ्रिल मैं जो समझा, जैसे ट्विच बोला, रूट्स बोला, वैसा हम प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं हाँ, वो बिल्कुल स्ट्रीमिंग में है। हम लोग वैसे स्ट्रीमिंग में नहीं है, हम लोग टूर्नामेंट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ओके। जिसमें मतलब आप ये ट्रैक्शन देख सकते हो, 3 महीने के अंदर 4 लाख से ज़्यादा यूजर बेस सो है। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो किसी को टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करना हो, दे शुड कनेक्ट विद दिस थ्रिल। एग्जैक्टली। और किसी को टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज भी करना है, कोई थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर आता है, वो भी हमारे पास आएगा। हमारे पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करके देंगे इस पूरे प्लेटफॉर्म के थ्रू। आपको जो मतलब टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, ओके। लीग ऑपरेशन से लेकर बहुत सारी चीज़ें होती है सो जो बैकएंड पूरा, मतलब ये गेम ये दिख रहा है बट बैकएंड पूरा आप मैनेज हाँ, कर अब रहे हम हैं। लोग इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी जो बिल्ड की है उससे भी वो सारी चीज़ें मैनेज हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास जो टीम है वो भी उनको हेल्प आउट कर सकती है। तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे, मतलब 34 से ज़्यादा इंडिया में टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं जिनके साथ हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। उनके टूर्नामेंट्स को हम लोगों ने लिस्ट किया अपने प्लेटफॉर्म पे, और हमारी जो बैकएंड की टीम है उन्होंने वो मैनेज किया बहुत एफिशिएंटली इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। सो अगेन वो ग्लेजर लैब का पर्पस ये है कि गेमिंग के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना। नाउ वी आर ऑर्गेनाइज टू थ्रिल, वो एक चीज हो जाती है। एग्जैक्टली। अब थ्रिल में हम लोग कहीं पे भी रियल मनी को प्रमोट करते ही नहीं है। वी अवॉइड रियल मनी। मतलब ऐसा है कि हम जो ऑडियंसेस को टारगेट कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग इन सारी चीज़ों को बिल्कुल दूर रखना चाहते हैं। जैसे हो गया बेटिंग्स हो गए या फिर ये सारी चीज़ हो गई, क्योंकि ये एक्चुअल में ई स्पोर्ट्स का जो नज़रिया है ना वो ख़राब कर रही है। लोग कोई भी आज भी गेम कोई भी खेलता हो तो बोलते हैं कि यार ये बेटिंग है या फिर ये रियल मनी है। उन सबको इसलिए हम लोग बिल्कुल सेपरेट करके रखते हैं। हम लोग किसी भी, मतलब हमारे पास बहुत सारे ब्रांड्स भी आए हैं ऐसे कि ये प्लेटफॉर्म प्रमोट कर दो, वो प्लेटफॉर्म प्रमोट करो। वी नेवर डिड दैट।
हम लोगों का एक मोड था कि भाई हम कभी भी रियल मनी जैसे प्लेटफॉर्म्स को प्रमोट ही नहीं करेंगे। हम लोगों ने जितने भी प्लेटफॉर्म्स प्रमोट किया वो कहीं ना कहीं ऐसे प्लेटफॉर्म है जो सिर्फ एथिकल है। तो हमारा एक सिंपल सा मोड है कि हम लोग प्रमोट करेंगे तो सिर्फ एथिकल गेमिंग को प्रमोट करेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे। So एथिकल again, गेमिंग ई स्पोर्ट्स। मेरे समझ ऑडियंस समझने के लिए, रियल मनी जो आप बोल रहे हो, जो मैं समझ रहा हूँ, सही हूँ गलत समझाइएगा, कि आईपीएल चल रहा है, उसमें प्लेयर को सैलरी मिलती है जो जो टीम परचेस करती है, एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट का प्राइज मनी मिलता है, वो तो आप में भी मिलता ही है। रियल मनी मतलब कई बार बोलते हैं सट्टा खेल रहे हैं, वो हम प्रमोट नहीं करते। एग्जैक्टली सट्टा हाँ। के अलावा जैसे आपने बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स देखे होंगे, नाम नहीं लूंगा मैं। हाँ, वो उसकी तरह गूगल पे आप सर्च कर लीजिएगा। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको फैंटेसी कहते हैं। हाँ। वो बोलते हैं कि ये सारे प्लेयर्स हैं, इन प्लेयर्स पे मैंने एक टीम बना ली है, ये टीम मेरी अगर चल गई तो मेरे को करोड़ों रुपए मिलते हैं। हाँ, वो रियल मनी हो गया। अब हमें नहीं पता कि वो सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा है या बुरा है। हम लोग उसी को शायद, जज जो भी नहीं मैंने कर आज रहे न्यूज किसी पढ़ी, उसी को शायद बैन करने की बातें चल रही है, वो सब अभी लॉटरी कुछ टाइप का भी हो गया। क्लैरिफाइड नहीं है वैसा, बट बेटिंग जैसी ब्रांड्स तो 100% वो बैंड ही है उनके लिए। तो मतलब क्या नाम है, बैंकिंग अथॉरिटीज़ को भी साफ बोल दिया कि ये सब प्रोसेस करना बंद करो। तो बट बाकी ये जो फैंटेसी है उसका भी कुछ क्लैरिफिकेशन मेरे पास है नहीं। मोस्टली आज या कल तक में हमें कुछ ना कुछ थोड़े दिनों, आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा जो भी होगा। सो एक जैसे क्रिकेटर या स्पोर्ट्स पर्सन बोलते हैं, उसकी 10-12-15 साल की एक करियर होता है कि यंग एज में 16-17-20 में शुरू करता है, 35 से 40 के बीच में खत्म हो गया, तो 15-20 साल का उसका स्पान रहता है। और जब गेमर अगर कोई अच्छा, उसका करियर स्पान कितना होता है? करियर स्पैन 7 से 8 साल, 7-8 ईयर्स। 7-8 ईयर्स। ओके। लेकिन वो यहाँ पे एज ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बता रहा हूँ मैं। उसके बाद वो जब ट्रांजिशन पे जाता है तो ई स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी बन सकता है, ई स्पोर्ट्स का कोच भी बन सकता है, बहुत सारे करियर ऑप्शन आ जाते हैं हाँ, जिसमें वही मेरा क्वेश्चन था। ये तो हो गया बनने की बात। सपोज मैं ई स्पोर्ट्स में जाना चाह रहा हूँ, किसी का कोई पेरेंट चाह रहे हैं, बच्चा चाह रहे हैं, और ई स्पोर्ट्स में जिस लेवल पर चाहिए उस लेवल पर नहीं हुआ, सपोज को आईपीएल खेलने के लिए जा रहा था, बार बार मैं आईपीएल इसलिए रहा हूँ कि वो पॉपुलर है, मुझे कोई आईपीएल से कोई वो लगाव नहीं, बट समझ में आए। बट अभी अभी का जो टीम जो डिक्लेयर हुई एशिया कप के लिए, तो यशस्वी जायसवाल नंबर ही नहीं लगा। वैसे यशस्वी जायसवाल तो एक नंबर तक पहुंच चुका है। वैसे बहुत से हैं जो आईपीएल के दरवाजे तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, सो दे आर नॉट एबल टू मेक बिग इन दैट। उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटी रहती है? उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आप जैसे मैंने आपको 2 सबसे कॉमन बताए और 2 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है एक्चुअल में, ये रोल प्ले भी बहुत अच्छा करते हैं। ई स्पोर्ट्स एनालिस्ट कि वो एनालाइज करते हैं, मतलब इन गेम ऐप आपको कैसे आगे खेलना है, क्या करना है, क्या मूव करना है, क्या नहीं करना है, मेंटली कितना प्रिपेयर रहना है, कैसी चीज़ें मेंटेन करनी है, कैसे चीज़ें टैकल करनी है, वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। एनालिस्ट है और एक कोच है जो उनको गाइड कर रहा है हर जगह पे। जैसे आप ये देखते हो ना, क्रिकेट में भी एनालिस्ट होता है, क्रिकेट में भी कोच होता है, वैसे ही इधर भी वो लोग होता है। अगर आप ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बन गए तो इवेंचुअली आप उसमें भी कन्वर्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप ई स्पोर्ट्स एथलीट नहीं बन पाए, मतलब बन के उस पॉपुलैरिटी पे नहीं जा पाए, ठीक है, बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। मतलब आपको मैं गिनवाने जाऊंगा तो 50 से ज़्यादा आपको गिनवा। कोई 5-7 और बताइए। तो एनालिस्ट हो गया, कोच हो गया, कमेंटेटर्स, कास्टर्स होते हैं इधर। ओके। सो इसकी भी वो कमेंट्री होती है जब लाइव स्ट्रीम होता है तो? ये जो स्टूडियो हम लोगों ने बनाया है ना, हाँ। ग्लेजर स्टूडियो, हाँ। ये एक्चुअल में हम लोगों ने उसी पर्पस के लिए बनाया है कि यहाँ पे बैठेंगे लोग और कास्टर्स जो कमेंटेटर्स होते हैं वो बैठ के कमेंट करेंगे, कमेंट्री करेंगे। लाइव गेम चल रही है उसके कमेंट्री देते हैं। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर कमेंट्री होती है यहाँ पे, कैमरा सेटअप्स लगते हैं, प्रॉपर लाइटिंग्स होती है, प्रॉपर बैकग्राउंड होता है। हमारे पास आपको सोफे के डिफरेंट कलर मिलेंगे जैसी थीम के हिसाब से, हाँ, वैसे ठीक है। मिलेंगे। वो सारी चीज़ हम लोग बनाते हैं और कस्टमाइज करते हैं ब्रांड्स के हिसाब से या फिर टूर्नामेंट के हिसाब से बैकग्राउंड्स को। कमेंटेटर्स होते हैं। ओके। अभी आप मेरे ख्याल से 4 या 5 दिन के बाद आओगे तो आपको लाइव दिख सकता है यहाँ पे। श्योरली आई विल कम टू विजिट एंड सी ये चलता है डेफिनेटली यू कैसे। शुड। ठीक मतलब प्रॉपर कैमरा सेटअप वगैरह सब कुछ होगा। यहाँ का कमेंटेटर्स हैं बॉम्बे से आएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके कमेंट्री करेंगे। एक वो पॉपुलर क्या नाम है, करियर ऑप्शन हो सकता है। उसके अलावा एक करियर ऑप्शन आपका क्या नाम है, प्रोड्यूसिंग में भी हो गया, ई स्पोर्ट्स के अराउंड। मतलब हाँ, हम ई स्पोर्ट्स के अराउंड ही बात कर रहे हैं। जो प्रोड्यूसिंग हो गया, मतलब ब्रॉडकास्टिंग के अराउंड। ब्रॉडकास्टिंग क्या होती है कि आप ये देखते हो कि आईपीएल के लिए आपको ब्रॉडकास्टिंग हाउस दिखेगा पूरा का पूरा, कि मतलब ब्रॉडकास्टिंग रूम है, पीसीआर रूम जिसको बोल रहे हैं, जहाँ पे सारे के सारे सब मिक्स होते हैं, 50 कैमरा से सारी चीजें मिक्स होकर डायरेक्टर भी मिलेगा, प्रोड्यूसर मिलेगा। तो प्रोड्यूसर जो है वो गेमिंग का जो कंटेंट फीड आ रहा है, कौन सा दिखाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, वो कंटेंट को प्रोड्यूस कर रहा है कि अब मेरे को ये लेके जाना है, वो लेके जाना है। और एक करियर होता है डायरेक्टर ऑफ
ब्रॉडकास्ट, डायरेक्टर ऑफ प्रोडक्शन, डीओपी। डीओपी जो होता है वो डीओपी ये क्या काम करता है, ये पूरा का पूरा डायरेक्शन देखता है इस ब्रॉडकास्ट, वो जो कंटेंट जा रहा है ना ई स्पोर्ट्स का उसके अराउंड, वो भी गेम खेला हुआ होता है किसी ना किसी टाइम पे, वो गेम हाँ, खेला वो तो तभी गेम तो खेला पता चला तभी है। उसको समझ में आ रहा है। हाँ, तो ब्रॉडकास्टिंग के अंदर बहुत सारी आपको ऑब्जर्वर मिलेंगे। अब वहाँ पे आप ये देखोगे ना, कभी ब्रॉडकास्टिंग करते हुए, तो वहाँ पे बहुत सारे पीसीज होंगे, बहुत सारी एलईडीज होंगी, और बहुत सारे अलग अलग लोग होंगे अलग अलग डेस्क पे, और बैठ के वो देख रहे होंगे, खाली ऑब्जर्विंग का काम है, देख रहे होंगे कि कौन क्या कर रहा है क्या कर रहा है, और स्क्रीन से बैठ के चेंज कर रहे होंगे, ताकि वो फीड लेके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर वो लेके वहाँ पे फीड कर रहा है। स्विचर भी होते हैं कि मेन स्क्रीन पे क्या दिखाना क्या है। मतलब स्विचर जैसे करियर की बात करें ना, ये स्विचर्स आपको मतलब इतने वैसे मिलते हैं कि आप इनकी सैलरीज ऐसी शुरू होती है कि बहुत बेसिक से बेसिक आपको 25,000 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो आपको 6-7 लाख रुपए महीने के हिसाब से स्विचर्स मिलते हैं। प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, प्रोड्यूसर्स को आप समझ लो कि वो जितने बड़े इवेंट्स करते जाएंगे उतने बड़े उतना उनका। ये आप जो आधी चीजें मेरे समझ में आ रही है, बट फिर भी क्यों बोल मैं सुन रहा हूँ, क्योंकि जो ऑडियंस है जो गेमिंग में है वो 100% को समझेगा कि मैं ये भी करियर बना सकता हूँ। एक्चुअल में बहुत सारे करियर्स हैं। ग्राफिक्स स्पेसिफिकली फॉर गेमिंग अलग होता है। ओ, ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं, आपने देखा होगा, ग्राफिक डिजाइनर्स है नॉर्मल आपके अराउंड थंबनेल्स वगैरह भी बना रहे हैं, आपकी ग्राफिक्स भी बना रहे हैं और प्रमोशनल पोस्ट भी बना रहे हैं, लेकिन ई स्पोर्ट्स के अराउंड और गेमिंग के अराउंड ग्राफिक डिजाइनर्स भी बिल्कुल अलग होते हैं। वीएफएक्स आर्टिस्ट भी बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि उनका माइंडसेट जो होता है ना वो गेमिंग को लेके चल रहा होता है। तो मतलब इसमें आपको 50 करियर आपको मिल तो जाएंगे, क्या लेकिन बात है, गॉट दैट। आपको चूज क्या करना है, Choose आपके पास करना, ठीक। ऑप्शन बहुत सारे हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन का मेरा पर्पस भी यह था कि जो पेरेंट्स या जो बच्चा करना था उसको समझ में आया कि अगर देखो कोई भी उसमें सक्सेस नहीं हुआ तो मेरे पास अल्टरनेटिव ऑप्शंस तो है ना, सो दे कैन सर्वाइव। अब बहुत सारे ई स्पोर्ट्स एथलीट्स हैं जो ई स्पोर्ट्स एथलीट्स बने इनिशियली, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे किया, वो गेम डेवलपमेंट में चले गए। गेम डेवलपमेंट इंडिया में भी ग्रो हो रहा है। गेम डेवलपमेंट भी एक करियर ऑप्शन होता है गेमिंग और ई स्पोर्ट्स के अराउंड, जो गेम्स ऐसे बना रहे हैं जो ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक, ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक है, जिसमें एथिकल गेमिंग की तरह वो लोग खेल सके। तो ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक गेम्स को भी गेमिंग का भी पूरा अलग वर्ल्ड है। हाँ, तो जैसे Got it. मैंने वो पुणे वाला कंपनी के बारे में बताया था, इंडस, वो भी एक ऐसा गेम है जो Got ई स्पोर्ट्स सेंट्रिक बना रहा है। सो अब फ्यूचर में ये वीआर बहुत कुछ आ रहा है, एआर बहुत कुछ आ रहा है, एआई बहुत कुछ आ रहा है, सो हाउ दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट द गेमिंग वर्ल्ड? आपको एक बात बताऊं, एआई तो गेमिंग में ऑलरेडी घुस चुका है कब का, हमको पता भी नहीं चला होगा। ओके, एआई कैसे बोलें कि उसमें भी बॉट्स होते हैं, उसमें भी बहुत सारे मोड्स होते हैं। आप बॉट्स देखोगे तो वो मतलब ऐसा होता है कि 100 प्लेयर्स एक साथ खेल रहे हैं एक ही गेम के अंदर, ओके, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 95 प्लेयर्स ही है, 5 तो आ ही नहीं पाए, तो 5 का फिल रेट कौन करता है? एआई फिल रेट करता है। और गेम के अंदर भी वर्सेस एआई का मोड हो गया है। आप वो सेलेक्ट करो कि आपको कौन सा लेवल का खेलना है, बिगिनर लेवल खेलना है, इंटरमीडिएट खेलना है, या एडवांस लेवल पे खेलना है। कि एडवांस लेवल कर दिया तो मैं तो मर ही जाऊंगा, मैं एआई के अगेंस्ट भी खेल सकता हूँ। ओके, मतलब ये तो एकदम सिंपल बोल, तो कभी जैसे मैं चेस खेल रहा हूँ तो अगेंस्ट कंप्यूटर हो गया, उस तरह वो एआई हो गया। हाँ, बस वैसे 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 इन गेम्स के अंदर भी एआई एक्चुअली आ चुका है। मतलब आप ये देखो कि ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बहुत ईजी हो गया है इस टाइम पे। Got हमारे यहाँ जो ग्राफिक आर्टिस्ट है उनको गेमिंग के अराउंड बनाना होता है, तो प्रॉम्प्ट देते हैं, उनके पास एआई से रिलेटेड, उसके बाद उसको फाइन ट्यून करते हैं हमारे ब्रांड किट के हिसाब से। तो एआई ने बहुत सारी चीज़ें इजी करी है, मतलब इजी करी है, गेम प्ले में भी करी है, मॉनिटरिंग में भी करी है। जैसे ई स्पोर्ट्स में क्या होता था, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती, कुछ लोग ना चीटिंग करने की भी कोशिश करते थे, जो वर्चुअली खेल रहे हैं वो चीटिंग करने की भी कोशिश करते थे, उनको पकड़ना होता था। वो पकड़ने के लिए हम लोगों को ना मतलब बैठ के बहुत ज़्यादा ऑब्जर्विंग करनी पड़ती थी, और उसमें भी ऐसा होता था कभी कभी पता ही नहीं लग पाए। तो ये जब से एआई का ट्रेंड आया है, और जब से एआई इतना प्रमोट होना शुरू हुआ है, तो गेम्स में भी एआई के मॉडल्स आना शुरू हुए। तो अब अपने आप ही लोग जो है वो बैन हो जाते हैं अगर कोई भी ऐसे चीटिंग्स वगैरह कर रहे होते हैं। सो इंडिया में गेमिंग मार्केट किस रफ्तार से ग्रो कर रहा है? अब मैं सही बताऊं, नंबर्स में तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि हाँ, numbers मेरे में- आंखों के हिसाब से ना एक हवाई जहाज उड़ते जा रहा है वाला सिनेरियो है यहाँ पे। नंबर्स इसलिए नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि ये अनप्रिडिक्टेबल मार्केट है कि इतनी बड़ी होती जा रही है। मतलब हम लोगों ने जो सोचा था कि मार्केट इतनी बड़ी होने वाली है, उतनी बड़ी हो जाएगी 2025 में, 2026 में इतना चले जाएगा। 2025 में हम लोगों ने जो प्रोजेक्ट किया था ना, उसका तो डबल ही है एक्चुअल में। ओ, मतलब हम लोगों ने जब शुरू किया था, हम लोगों ने सोचा ये करेंगे, लेकिन हम लोगों की प्रोजेक्शन थोड़ी सी खराब इसलिए हो गई क्योंकि हम लोगों ने अंडर एस्टिमेट कर दिया था। तो मार्केट एक्चुअल में ग्रोइंग है। आपको एक बात बताऊं,
इंडिया में 56 करोड़ 56 करोड़ गेमर्स हैं। हो 56 करोड़ कैसे इतने, क्योंकि जो कैजुअल गेम भी खेल रहे हैं ना वो भी गेमर तो ही गए। गेमर्स हैं, लेकिन 12 करोड़ वो गेमर्स हैं जो एक्चुअल में गेम में कुछ ना कुछ स्पेंडिंग कर रहे हैं। मार्केट बहुत बड़ा है। हाँ 12 करोड़ लोग अगर स्पेंडिंग कर रहे हैं और हर 12 करोड़ लोग, हर एक इंसान 1800 रुपये एक साल में खर्च करता है, ओहो, और 12 करोड़ के हिसाब से आप हिसाब लगा लो। 12 करोड़ इंटू 1800 कितने जीरो आएंगे, पागल हो जाऊंगा। तो ये मार्केट तो अभी बहुत इनिशियल लेवल पे, आप सोचो अगले 5 साल में कहाँ पे जाएगी, अभी तो शुरुआत है ये। अगले 3 साल में आपको सिर्फ गेमिंग दिखेगा। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जैसे इंडिया टुडे जैसे ने ग्रुप ने जैसे अपना खुद का एक वर्टिकल निकाला था, इंडिया टुडे गेमिंग। ओ इंडिया टुडे गेमिंग का पूरा एक डिवीजन निकाला था, पूरा एक वर्टिकल निकाला था, जिसमें उन्होंने टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज किया था। और बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो सारे रेड बुल जैसे ब्रांड है, वो ई स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। सैमसंग मतलब करोड़ों रुपए खर्च करता है अपने ई स्पोर्ट्स आईपीज वगैरह ई स्पोर्ट्स के अराउंड प्रमोट करने के लिए। वन प्लस जैसा ब्रांड है, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ऑलरेडी इसमें घुस चुके हैं। इंडिया में अभी आना शुरू हुए। अब आप सोचो बाकी जितने ब्रांड्स हैं, मतलब मैं तो सूरत में आया था, सूरत में मैंने कुछ ब्रांड्स को पिच किया था, उनको तो पता भी नहीं था। हाँ हाँ और जब बताया तो उन लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगा। लेकिन अब वो ब्रांड्स भी जब ई स्पोर्ट्स के अंदर आएंगे, उनको जब यहाँ पे कन्वर्जन दिखेगा कि हाँ यार मेरी ब्रांडिंग यहाँ पे बहुत अच्छी हो रही है, यहाँ पे मेरी कन्वर्जन भी बढ़ रही है। कुछ ब्रांड्स ऐसे आते हैं सिर्फ ब्रांडिंग पर्पस के लिए आते हैं, हाँ कुछ ब्रांड्स ऐसे आते हैं कि उनको कन्वर्जन चाहिए होता है कि मतलब मैं अगर यहाँ पे इतना पैसा लगा रहा हूँ तो मेरा इतना रिटर्न तो मतलब कस्टमर के रूप में आ ही जाएगा। तो वो चीज़ें हम लोग अब पहले क्या करते थे, हम भी सिर्फ ब्रांडिंग के लिए प्रोवाइड करते थे, लेकिन अब हम लोग भी कन्वर्जन पे आना शुरू कर। ठीक है, वो धीरे धीरे वो चीज़ें इवॉल्व हो गई। नाउ कमिंग टू द फ्लिप साइड ऑफ इट, ये गेमिंग चल तो रहा है। अगर मैं गेमर हूँ, क्या मेरा बच्चा गेमिंग खेल रहा है, सो ही इज सीरियस अबाउट द स्पोर्ट और जस्ट अ कैजुअल, हाउ टू गेज दैट? सी फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो उसका एक छोटा सा एनालिसिस आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका बच्चा है। हाँ ठीक आपको आप जितना उसको जानते होगे शायद वो और कोई नहीं जानता होगा। और आप जो भी सोचते होगे ना, मतलब पेरेंट्स के लिए क्या है, जैसे मेरे भी पेरेंट्स हैं, वो मेरे लिए जो भी सोचते थे, जो भी सजेस्ट करते थे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एकदम करेक्ट होता था। हम बच्चे थे तो हम सोचे नहीं यार पापा आप ऐसे क्यों करते हो, या मम्मी आप ऐसे करते हो। लेकिन अब जैसे जैसे बड़े होते गए पता चला कि यार वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एकदम सही थे। तो यू एज अ पेरेंट आपको सबसे पहले आपको ये ऑब्जर्व करना आपका बच्चा कर क्या रहा है। मतलब सिर्फ वो 10-12 घंटे बैठ के खेल रहा है, ठीक है, वो एकदम ही खेल रहा है। उसको अगर ऐसा आपको लगने लगे कि वो एडिक्शन में चले गया है, मतलब वो आपसे ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, तो आपको थोड़ा सा उसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि वो एडिक्शन, अब बहुत सारे गेम्स ऐसा है कि आप 6 घंटे से ज़्यादा गेम ही नहीं खेल सकते, वो अपने आप बंद हो जाते हैं। क्यों? एडिक्शन को रोकना है। क्योंकि गेम्स को ही अगर इतनी प्रॉब्लम्स होनी लग जाएगी, लोग बोलेंगे कि यार ये गेम खेल के मेरे बच्चे को एडिक्शन हो गया है, तो गेम्स की भी मार्केट ख़राब होगी। और गेम को प्रमोट करना है एथिकली, तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि आपको पहले तो ये ऑब्जर्व करना है कि आपका बच्चा कर क्या रहा है। मतलब 10-12 घंटे अगर वो खेल रहा है तो उसको थोड़ा सा आपको फिजिकल स्पोर्ट्स पे थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा और उसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। मतलब फिजिकल स्पोर्ट्स और गेम या ई स्पोर्ट्स दोनों को मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको कैसे पता चले कि वो ई स्पोर्ट्स खेल रहा है या फिर कैजुअल खेल रहा है? कैजुअल खेल रहा है तो वो अकेला खेलते रहेगा, वो हमेशा ये देखेगा किसी भी रैंडम इंसान के साथ खेल रहा है, किसी भी के साथ। और अगर वो स्क्वाड के साथ खेल रहा है, अपनी टीम्स बना रहा है या फिर ऐसा कुछ कर रहा है, और हर जगह पे ये देख रहा है कि वो एक्साइटमेंट लेके आएगा आपके पास कि मैंने देखो ये करके दिखाया, देखो मैंने इसको ये किया, देखो मेरा स्कोर, देखो मेरा हाईएस्ट स्कोर है, मेरा इतना है, मेरा वो है। अगर वो अपना अचीवमेंट दिखा रहा है तो कहीं ना कहीं वो उसका कुछ सीरियसनेस है, उसको अच्छा लग रहा है वो खेल के। वो सिर्फ कैजुअली नहीं खेल रहा है। कैजुअली खेल रहा होता ना, हाँ ठीक है, उसका वो खुश हो गया, बस उसने वो गेम बंद करके उसके बाद रख दिया, उस बाद नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। लेकिन अगर वो आपके पास अपनी अचीवमेंट्स लेके आ रहा है, देखो मैंने इतने फिनिशेस किए, देखो मैंने ये लेवल क्रॉस किया, देखो मैंने ये किया, देखो मैंने वो किया, देन इट विल बी समथिंग कि उसका इंटरेस्ट है। उसको मे बी ई स्पोर्ट्स के बारे में पता नहीं होगा, हाँ ठीक है, वो आपको ही शायद बताना पड़ेगा कि ई स्पोर्ट्स ऐसी चीजें होती है। फिर वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या परस्यू करना चाहता है, ई स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहता है या अपने बाकी करियर ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक, सो अगेन वन मोर क्वेश्चन इनटू इट। एक तो बहुत अच्छे से आपने बताया कैसे आइडेंटिफाई करना, एंड इट्स वेरी वेरी आई ओपनिंग फ्रॉम द पर्सन हु इज रियली इनटू द गेमिंग। सो दूसरा एक तरीका होता है विच इज द आइडियल एज बाय व्हेन अ किड शुड स्टार्ट इनटू दिस। क्योंकि ये भी सब होते हैं बहुत बचपन से नहीं देना चाहिए, ये नहीं देना चाहिए, लॉट ऑफ
क्या बोलते हैं, जो पुराने ख्याल से चल रहे हैं उसका असर नहीं देना चाहिए, नई चीजें भी दिख रही है, तो व्हाट इज द आइडियल एज व्हेन अ किड शुड स्टार्ट? पोस्ट 16 के बाद 16 के बाद? बिल्कुल। तो आज तो 10 11 12 पे तो दैट यू डोंट रिकमेंड? आई डोंट रिकमेंड पर्सनली बिकॉज ये जो एज होती है ना, इसमें आपका जो मतलब माइंड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा होता है। आपके दिमाग में बहुत सारी नई नई चीज़ें आती रहती है, क्योंकि आपके पास कोई जिम्मेदारी तो है नहीं। हाँ हाँ हाँ। आपको तो बस ये सोचना है कि आप क्या नाम है, गेम खेल रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो या स्कूल जा रहे हो या फिर स्पोर्ट्स खेल रहे हो या फिर घर वालों के साथ बैठे हो। आप घर वालों के साथ, आप ये देखो ना, 10-12 साल का बच्चा घर वालों के साथ बैठ के क्या ही बात करेगा? मतलब वो इतनी सीरियस लेवल पे तो बात नहीं होती। तो उनका ना दिमाग बहुत फ्रीली होता है। अगर वो बिल्कुल ही गेम में ऐसी होती है, टेक्निकली बहुत एंगेजिंग हो जाती है। एंगेजिंग हो जाती है। अगर वो वहाँ पे ज़्यादा एंगेज हो गया तो उसका ना थोड़ा सा माइंडसेट जो होगा वो उधर की तरफ ज़्यादा घुसेगा और वो बाकी नई चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। तो 16 के बाद, मेरे हिसाब से तो 16 के बाद इज़ द आइडियल एज, कि उसके बाद ही गेमिंग अलाउ होनी चाहिए। उससे पहले कैजुअल गेम थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, चलेगा। ऐसे मोबाइल उसके हाथ में कुछ खेल रहा है, ठीक है, दिन बट में आप- सीरियसनेस करना है तो ये सुन रहे हो, द पर्सन हु इज ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट इज शेयरिंग कि 16 साल के बाद इसको शुरू करना चाहिए ऑन अ सीरियस। एग्जैक्टली 16 साल से पहले आधे घंटे का कैजुअल गेम जिसमें बस आपको खुशी मिल रही है, दैट्स ऑल। उसके अलावा खेलने की जरूरत नहीं है। आप फिजिकल स्पोर्ट्स भी साथ साथ मेंटेन करो, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। ई स्पोर्ट्स में भी होता क्या है, ई स्पोर्ट्स जो बड़े बड़े एथलीट्स हैं ना, ये जो इतने इतने पैसे कमा रहे हैं, इतना बड़ा नाम करके बैठे हैं, ये भी फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं। एग्जैक्टली, वो तो मेंटल फिटनेस के लिए फिजिकल फिटनेस तो चाहिए ही हाँ, चाहिए। आप खारघर, मैंने एक जगह बताई, वहाँ पे आप जाओ, मॉर्निंग वॉक पे बहुत मिलेंगे आपको। मॉर्निंग वॉक भी और आपने इवन बोला ना, जिम विम वो भी है उसके अंदर जिम है। उनके सब कुछ। हाँ, सबसे पहले एंट्री में सबसे पहले जिम है उनका। जिम इसलिए है ताकि वो फिजिकल एक्सरसाइज कर सके। इनके पास भी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं एंड साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, कि मतलब बिल्कुल ही गेम में ना घुस जाए, मतलब अगर गेम में हार गया तो वो ज़्यादा ना सोचे, डिप्रेशन नहीं चल, ठीक डिप्रेशन में है। ना चले जाए। ये सारी चीज़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हैं। तो हमें बिल्कुल ही ये नहीं सोचना है कि गेमिंग सिर्फ गेम खेलते रहो तो सब कुछ है। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको साथ में बैलेंस करके चलना पड़ेगा। गेमिंग है। गॉट दैट। वन मोर क्वेश्चन इनटू दिस सेगमेंट ओनली, कि मेरे बच्चे को, मुझे लगता है उसको गेम में इंटरेस्ट है, वो 16 साल का हो गया है, तो क्या उसको कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोचिंग या व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट आई नीड टू प्रोवाइड? सी इंडिया में ऐसा कोई, इंडिया का ग्लोबली में मोस्टली ऐसा कोई इन्वायरमेंट है नहीं कि मतलब उसको हम लोगों ने, जैसे स्कूल हो गया या कॉलेज हो गया, हमने कॉलेज में जाके बैठा दिया तो सीखना शुरू कर देगा। उसका इंटरेस्ट के ऊपर है। कभी उसने एक्सप्लोर किया होगा तो एक्सप्लोर करेगा तो उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे जगेगा। अब एक्सप्लोर करेगा, धीरे धीरे इंटरेस्ट जगेगा तो ही वो कुछ कर पाएगा गेमिंग के अराउंड। अगर उसने एक्सप्लोर ही नहीं किया है, वो अगर वो ज़बरदस्ती कर रहा है या फिर हम लोग बस उसको बैठा दिया, ले भाई फ़ोन ले और ये वाला गेम डाउनलोड करके दे दिया, ये वाला खेलेगा game, ही नहीं। खेलेगा ही नहीं, और विल नॉट मेक सेंस एक्चुअली। तो वो वाला पॉइंट है। अगर उसने सेल्फ एक्सप्लोर किया तो बहुत अच्छी बात है, वरना बट बाकी कोई और ऑप्शन तो है ही। अगर उसने एक्सप्लोर कर लिया है और उसके बाद गेमिंग के अराउंड देख रहा है, गेमिंग के बाहर देख रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें वो एक्सप्लोर कर पाएगा अपने आप ही ई स्पोर्ट्स में धीरे धीरे। आपको गाइडेंस की बात है तो गाइडेंस में आपको हमारी एक वेबसाइट भी आने वाली है ग्लेजर गेम्स पे, जिसमें एक्चुअल में कि इस पर्टिकुलर करियर में, गेमिंग के अराउंड ये करियर है तो इसमें ये चीज़ें एक्चुअल में होती है, कब राइट स्टेप्स लेने चाहिए, ये सारे ब्लॉग्स वगैरह हम लोग लेके आने वाले हैं। तो वो सारी चीज़ें ऐसी है कि मतलब आप किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि तुझे गेमिंग में ही कुछ करना है। बट जहां तक आपकी बात समझो, अभी कोई ऑर्गेनाइज कोई सिस्टम नहीं है। Organized। क्रिकेट में होता तो भी उसको कोचिंग के लिए भेजना है, ये करना है, वैसा कुछ भी नहीं है। उसको अपने आप एक्सप्लोर करना पड़ेगा एंड देन हिज डेस्टिनी विल फाइंड इट। एग्जैक्टली। गॉट दैट, क्लियर है। चलिए, नाउ कमिंग टू द सम बिट टेक्निकल पार्ट ऑफ द ग्लेजर लैब्स। सो हाउ मच टीम साइज यू हैव करेंटली वी आर हैविंग, मतलब 40 से ज़्यादा लोगों की टीम साइज हो चुकी है फॉर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट? फॉर ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट, टेक्नोलॉजी सब कुछ मिला के। मतलब मेजरली हमारी ये सारी की सारी टीम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजिंग में फोकस। और ये सब टेक्नोलॉजी के जानकार होते हैं कि गेम के जानकार होते हैं? टेक्नोलॉजी गेम दोनों का कॉम्बिनेशन है। कुछ लोग बिल्कुल ही टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, कुछ लोग तो बिल्कुल ही गेमिंग है, और बहुत मतलब मेजोरिटी ऑफ देम आर कंबाइंड। बोथ। हाँ, कि वो समझ में, टेक्नोलॉजी भले आती है लेकिन गेमिंग में क्या चलता है वो समझ में आना जरूरी है। सो मिथ्स वर्सेस फैक्ट, ये कुछ मैं चीजें निकाल के लाया हूँ, जस्ट विल गेट फॉर द clarity of the audience. Esports is the only for hardcore gamers, not for the mainstream audience. Myth No. or fact? इट कैन बी बोथ साइड, बट सही बताऊँ तो मिड कोर के लिए भी बहुत कुछ है, हार्ड कोर के लिए भी बहुत कुछ है। मिड स्ट्रीम गेमर्स भी ई स्पोर्ट्स में है, लेकिन वो कौन से गेम पे है वो भी डिपेंड करता है। मतलब आप अगर कुछ पॉपुलर गेम्स के अराउंड अगर देखोगे
तो बहुत सारे पॉपुलर गेम्स हैं जिनके जिनके अराउंड आप देखोगे वो हार्डकोर गेमर, तो उधर सिर्फ हार्डकोर गेमर ही चल रहे हैं। लेकिन बहुत सारे गेम्स ऐसे भी हैं इंडिया में, इंडिया के ग्लोबली, जहाँ पे मिड स्ट्रीम गेमर्स जो है वो ई स्पोर्ट्स में भी इंक्लूड हो रहे हैं। लाइक आप ये देखो ना, चेस तो एक फिजिकल इंडोर गेम है, लेकिन अब वो भी ई स्पोर्ट्स पे ई स्पोर्ट्स में आ गया है। चेस अभी तक वो फिजिकल लेके कौन बैठ रहा है? हाँ, अब वो चेस के अपना इंडियन देसी लूडो हो गया, तो वो आजकल जिसको तो मोबाइल खुल के बैठा है। हाँ, तो एक्चुअल में ये भी एक ई स्पोर्ट्स में आ गया। तो बहुत सारे ऐसे लाइक मिड लेवल की गेम्स हैं जहाँ पे गेमर्स हैं और वो भी ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में आ रहे हैं। गॉट दैट। ई स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म कांट बी प्रॉफिटेबल इन इंडिया येट। सो फार अभी तक मुश्किल था, लेकिन अब जैसे मार्केट बढ़ना शुरू हुई है, लाइक हम लोगों ने भी जब सोचा था, मतलब मैंने कभी सोचा था कि इसके अराउंड कुछ करूँगा, तब तक तो मार्केट बहुत इनिशियल स्टेज पे थी। बट अब इंडिया में प्रॉफिटेबल बनना शुरू हो चुकी है। बहुत सारे एग्जांपल्स आपको इंडिया में मिलना शुरू हो जाएंगे। और प्लस इंडिया के प्लस पॉइंट ये भी है कि नंबर्स जब बढ़ना शुरू होगा तो इट हैज गॉट अ ह्यूज नंबर। एग्जैक्टली, सो दैट्स द बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया। गॉट दैट। ओनली ग्लोबल प्लेयर्स कैन लीड इनोवेशन इन गेमिंग। इंडियन स्टार्टअप्स कांट कम्पीट। नो इट इज नॉट एक्चुअली। ये तो मुझे 100% पता था। इंडिया में अब ई स्पोर्ट्स लेवल पे जो इनोवेशन आ रहे हैं या फिर गेमिंग लेवल पे जो इनोवेशन आ रहे हैं, मे बी अभी ग्लोबल स्टेज पे हम लोग कम्पीट करना शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे गेम डेवलपमेंट स्टूडियोज है जो अलग लेवल के गेम्स बनाना शुरू कर चुके हैं। गॉट दैट। सो ब्लॉकचेन इन गेमिंग इज जस्ट अ हाइप, नॉट द रियल यूटिलिटी। रियल यूटिलिटी है इसकी एक्चुअल में। मतलब आप अगर इन गेम में उसको रियल यूटिलिटी के साथ बनाते हैं, मतलब सिर्फ एक टोकन बना के आपने सर्कुलेट कर दिया, वैसा कुछ नहीं। हर एक चीज़ की ओनरशिप, हर एक चीज़ की हर एक यूज़ केस जो है वो ड्रिवन बाय टोकन होगा, तो उसकी एक एक्चुअल में यूटिलिटी हो सकती है। ओके। कैजुअल गेमर्स कांट बिकम द प्लेइंग यूजर्स। पेइंग यूजर्स, हाँ, दे कैन। ओके। इवन आपको बताऊं, कैंडी क्रश जैसे कैजुअल गेम्स हैं, लोग खेलते हैं, बहुत सारे कैजुअल गेम्स खेलते हैं। हाँ, आप ये देखते हो वहाँ पे आपका जब चांस खत्म हो जाता है, मूव्स खत्म हो जाते हैं, तो आप क्या करते हो, या तो ऐड देखते हो या फिर आप मूव्स खरीदने की बात करते हो। हाँ, आता है। कैजुअल गेम भी तो पे कर रहा है। 12 करोड़ अकेले सिर्फ ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स नहीं है या फिर हार्डकोर गेमर्स नहीं है जो पे कर रहे हैं। गॉट दैट। विच कॉमन मिथ अबाउट ई स्पोर्ट्स और गेमिंग मोस्ट फ्रस्ट्रेट्स यू? ई स्पोर्ट्स करूँ कोई मिथ हो जाओ वो फ्रस्ट्रेट करता है। थोड़ी सी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो हर किसी को झेलनी पड़ती है, वो झेलनी क्या पड़ती है कि मतलब देखनी पड़ती है, वो ऐसी होती है कि यहाँ पे बच्चे बहुत हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत हैं, ठीक है। ठीक है। वो जो 16 की एज की उम्र होती है, 16 से 20 तक की, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं भाई मैं ई स्पोर्ट्स प्लेयर हूँ, मैं इतना बड़ा स्ट्रीमर बन चुका हूँ। तो वो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आता है कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम आता है ना, उसको थोड़ा सा अवॉइड करने की हमें कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस निकालने पड़ेंगे। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और मतलब ई स्पोर्ट्स इज एक्चुअली प्लेन वनीला, मतलब इतना सॉफ्ट है कि हमें कोई भी ऐसी कोई प्रॉब्लम टैकल करने की जरूरत पड़ती है। बट सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि वो जो बच्चे होते हैं उनको हम लोग, हाँ, इट्स अ डीलिंग इन अ बिजनेस डील विद द किड्स रादर देन अ मैच्योर पर्सन। वहाँ एक थोड़ा गैप आता है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी कन्वर्सेशन में आई एज अ फाउंडर मेरे को ही जंप होना पड़ता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सॉर्ट करनी पड़ती है कि मतलब कुछ बड़ा मैटर भी नहीं है, लेकिन मेरे को ही कभी कभी जाना पड़ता है। Got that. So rapid fire now. Last part, then we'll end this. If you want to add something, we'll add. चलिए. Casual gamer or competitive esports fan? कॉम्पिटिटिव। Good. BGMI or Free Fire? BGMI। Which sport you play? आई यूज टू प्ले BGMI, बट जब से मैं इस बिजनेस में आया हूँ तब से मैंने थोड़ा सा गेम खेलने का टाइम वाला सिनेरियो है जिसकी वजह से नहीं खेल। Got that. VR headset experience? Yes or haven't tried yet? एक्सपीरियंस्ड, बट अभी ऐसे मेजर गेम्स है नहीं जो VR हेडसेट्स के साथ मतलब प्योरली कंप्लाइंट हो सके। तो मे बी नेक्स्ट 5 years वी विल हैव सम ऑप्शंस। Got that. One feature you had add tomorrow to thrill? To have more tournament organizers to be listed on their board, क्योंकि इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए, उनके पास कोई प्लेटफॉर्म, ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो डायरेक्टली जाके लिस्ट कर सके, जिसकी वजह से ई स्पोर्ट्स में थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ रहा है कि मतलब बहुत सारे जो टूर्नामेंट्स हो सकते हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहे हैं। तो आई वॉन्ट्स टू ऐड दैट इट्स एंड अ सोशल एंगल। बूटस्ट्रैप स्टार्टअप और वीसी बैक्ड? क्योंकि आपने दोनों देखे हैं। ऐसे सभी बूटस्ट्रैप नहीं किए थे, बट इसके अंदर ग्लेजर लैब में बहुत कुछ आपका वीसी फंड भी आया, ये सब भी चीज़ में आया। तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, बूटस्ट्रैप और वीसी बैक्ड?
I think both are having their own advantages and disadvantages, but I do personally prefer like going with being a bootstrapped. Bootstrapped. Okay, got that. ठीक है. If not esports, which tech industry would you have dive into? क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको दिखती है, वो नीट करके भी टेक्नोलॉजी में आया, तो क्या आपको दिखता है अगर इसमें नहीं होते तो? इसमें नहीं होता तो मे बी मतलब गेमिंग वॉज द थिंग लाइक जिसकी वजह से मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी और एक अच्छी पोजीशन छोड़ के मैं गेमिंग में आया हूँ. मे बी it will be around it would be around building more use cases around blockchain technology itself. हाँ, मुझे ये लगा ब्लॉकचेन तो कहीं ना कहीं आएगा. गॉट दैट. ड्रीम पार्टनर और स्पॉन्सर यू वुड लव टू कोलैबोरेट विथ? Unity. Good. And last one word that defines Anand Mishra's leadership. One word for me. You can write essay, but right now one word. That's something difficult for me to. चलो, it's okay. So I really enjoyed a lot, learned a lot, और सबसे बड़ा मुझे पक्का यकीन है कि अगर कोई यहाँ तक इस पॉडकास्ट में पहुँच गया ना, सो गेमिंग के बारे में जो उसके जो मिथ है, गेमिंग के बारे में जो उसको चाहिए, सब कुछ क्लैरिटी आ जाएगी. सो एज आई ऑलवेज से, इफ यू रियली फाइंड दिस यूजफुल, प्लीज प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड डू शेयर विथ समबडी जिसको गेम खेलना है और जिसके पेरेंट्स उसको रोक रहे हैं, ताकि ये देख के उनको समझ में आए what the gaming world it's all about. So thank you for being till here. We'll meet in some other podcast. Thank you.